वो एक एंट के रूप में रीबॉर्न होता है, एक छोटा सा पैथेटिक एंट वर्कर जो अभी अभी हैच हुआ है और मुश्किल से जमीन खोद पाता है, जिस पर उसके आसपास के मॉन्स्टर्स बहुत बड़े और भूखे खड़े होते हैं, जो शुरू से ही उसे खाने के लिए रेडी रहते हैं। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो बस भागता है, उम्मीद करता है कि बाद में स्ट्रांग बनकर इनसे डील कर पाए। अभी कुछ समय पहले तक वो एक ह्यूमन था और अब कैसे एंट बना, यही कहानी चल रही है। जैसे ही ये गाय जागता है, वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ। फिर उसे पता चलता है कि वो मर चुका था। एंथोनी को आखिरी चीज जो याद है, वो अपने घर में आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा था और अब वो इस एंडलेस व्हाइट वॉइड में फंसा हुआ है। अगर ये हेवन है तो फिर स्विमिंग पूल और ऑल यू कैन ईट बफेट कहाँ है, ये सोचकर वो कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर उसे एक और सिस्टम मैसेज मिलता है कि वो जल्द ही एक न्यू वर्ल्ड में फिर से लाइफ एक्सपीरियंस करेगा। और वहां उसका गाइड खुद गैंडल्फ होगा, जो बताता है कि एंथोनी मैजिकल वर्ल्ड पंगा में रिबॉर्न होगा, जहां डेस्टिनी और लक उसका फेट डिसाइड करते हैं। फिर उसे कुछ इनिशियल स्टैट्स दिखते हैं जो पेपर पर तो काफी सॉलिड लगते हैं, जिस पर एंथोनी सोचता है कि शायद वो अपने फेवरेट वीडियो गेम के एमसी जैसा स्ट्रांग बन जाए। लेकिन जब डिटेल्ड स्किल्स लिस्ट आती है तो उसमें डिगिंग, एसिड शॉट, ग्रिप और बाइट लिखा होता है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि उसकी स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन में लिखा है हैचलिंग एंट वर्कर। यह देखकर एंथनी को यकीन ही नहीं होता कि वो एक एंट के रूप में रीबॉर्न होने वाला है। अगर उसका माना ही नहीं है तो सॉर्सरर बनने का सपना तो गया। गैंडल्फ को अब एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्योंकि स्किल्स रनडाउन कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। एक है बाइट, फिर उससे भी ज्यादा बिजार एसिड शॉट। उसके ओवरपावर्ड एमसी स्किल्स कहाँ गए, यह सोचकर वो इरिटेट होता है। सबसे अलार्मिंग चीज ये होती है कि उसे हैचलिंग एंट वर्कर अफोमिका बताया जाता है, यानी वो सिर्फ एंट ही नहीं बल्कि एक न्यूली हैच्ड वर्कर एंट बन रहा है। फिर वो सोचता है कि शायद उसने पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ बहुत गलत किया होगा, जिस पर सिस्टम उसे पनिश कर रहा है। लेकिन यह इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि पहले उसकी लाइफ में लोगों से कोई खास कनेक्शन था ही नहीं। उसके एम्प्टी बुकफेस इनबॉक्स और उसकी एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन देखकर साफ पता चलता है कि उसके कोई फ्रेंड्स या मीनिंगफुल कनेक्शंस नहीं थे। गैंडल्फ उसे आगे बढ़कर अपना खुद का पाथ बनाने को कहता है, जिस पर वो सरकास्टिकली सोचता है कि शायद ये एंट का पाथ होगा, और अगर ऐसा है तो गैंडल्फ खुद जाकर कुछ भी फौज करे। जिस पर एक रफ आवाज सोल ट्रांसफर के इनिशियलाइजेशन के लिए काउंटडाउन शुरू करती है। 3, 2, 1। काउंट खत्म होते ही सब कुछ म्यूट सा हो जाता है। सोल ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और हैचिंग प्रोसेस बूट होना शुरू हो जाता है। एंथनी खुद को एक बेहद अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाता है। उसका बॉडी अजीब फील करता है, जैसे हर तरफ से दबाया जा रहा हो। वो कांप रहा होता है। पहले के टेक्स्ट बॉक्सेस पर उसे पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन अब वो सच में एंट के रूप में रीबॉर्न हो रहा है। यह रियल में हो रहा है। वो अपने नए फ्रेल बॉडी को चेक करता है। उसे 6 लेग्स महसूस होती हैं, 2 एंटेना भी मौजूद हैं। उसके स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। सिर से एब्डोमेन तक वो 3 बॉडी सेगमेंट्स गिनता है। पहले वो एंट्स को पेट की तरह रखता था और अब खुद एक बन चुका है, जो किसी वियर्ड नाइटमेयर जैसा लगता है। इसके अलावा लाइटिंग कंडीशन भी खराब है। यहाँ मूनलेस नाइट से भी ज्यादा अंधेरा है। सब कुछ पिच ब्लैक है और उसकी विजन भी ब्लरी है। फिर थोड़ी देर चलने पर उसे हल्की सी फेंट लाइट दिखती है और उस लाइट के पीछे कुछ ब्लू ग्लो नजर आता है। अच्छा है कि वो कलर्स अभी भी देख सकता है। फिर वो सोचता है कि और क्या कर सकता है। शायद अब अपनी नई एंट एनाटॉमी को फुल पोटेंशियल पर यूज करने का टाइम है। जब वो एंटेना से एनवायरनमेंट सेंस करता है तो उसे अजीब फील होता है, लेकिन कुछ अननोन स्मेल्स और एयर करंट्स आगे से आते हुए महसूस होते हैं। सबसे ज्यादा जो स्मेल आती है वो स्टेलनेस की होती है, जिससे पता चलता है कि वो जमीन के नीचे है। लेकिन अगर वो एंट है तो फेरोमोन स्मेल क्यों नहीं कर पा रहा, जिस पर वो कंफ्यूज होता है। बिना फेरोमोन्स के कॉलोनी कहाँ है, उसके ब्रेदरन कहाँ है। उसे लाइफ में सेकंड चांस मिला है और वो इस बार भी लोनर नहीं बनना चाहता। कुछ और मिनट चलने के बाद उसे अपनी जैसी स्मेल मिलने लगती है। शायद टनल के दूसरी तरफ कोई न्यू कॉमरेड उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो ब्लू पल्सेटिंग लाइट को फॉलो करता है, उम्मीद करता है कि कुछ बुरा ना हो। जब वो अपने एंट ब्रदर से मिले, जैसे जैसे वो एग्जिट के पास पहुंचता है, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती है। वो जल्दी जल्दी स्करी करता है, सोचता है कि कॉलोनी की ग्लोरी के लिए जो भी टास्क होगा उसमें हेल्प करेगा। लेकिन टनल के एंड पर जो होता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। उसका न्यू कॉमरेड हवा में उछल रहा होता है, जैसे किसी ने पकड़कर फेंक दिया हो, और सामने एक अबॉमिनेबल रेप्टिलियन बीस्ट खड़ा होता है जो शार्प टीथ दिखाकर ग्रिन कर रहा है। उसके बॉडी पर रफ स्केल्स की स्ट्रॉन्ग लेयर और पैक्ड मसल्स होते हैं, जो एंथनी जैसे छोटे एंट के लिए नाइटमेयर जैसा है। जिस पर बीस्ट उस एंट को तुरंत नहीं खाता, बल्कि पहले उसके बॉडी को पीसेज में बाइट करता है। यह देखकर एंथनी पैनिक करने लगता है। वो तो बस एंट्स और बुक्स पसंद करने वाला गाय था, इस सब के लिए उसने साइन अप नहीं किया था। लेकिन जितना भी वो रिफ्यूज करे,
ये उसकी रियल रियलिटी है। मॉन्स्टर्स एंट्स को खा रहे हैं, उन्हें ट्रैम्पलिंग कर रहे हैं। उस मॉन्स्टर के पैरों में फंसा दूसरा एंट उसकी तरफ प्लीडिंग आइज से देखता है, जो जैसे वेकअप कॉल देता है। एक सिंगल एंट आखिर क्या कर सकता है, यह सोचते हुए उसके दिमाग में बस एक मूव आता है, भागना। जितनी तेजी से उसके न्यूली हैच्ड 6 लेग्स मूव कर सकती हैं, उतनी तेजी से भागना, क्योंकि उसकी लाइफ इसी पर डिपेंड करती है। पहली बार नए बॉडी में भागते हुए वो क्लमसी फील करता है, यहां तक कि फेस फर्स्ट गिर भी जाता है। काफी देर भागने के बाद उसे लगता है कि शायद वो उस मॉन्स्टर के टेरिटरी से निकल आया है। लेकिन अगर कोई और मॉन्स्टर कैजुअली इस टनल में आ जाए और उसे स्नैक समझ ले तो क्या होगा, ये सोचकर वो डरता है। अब सर्वाइवल के लिए उसे अपने ह्यूमन कन्वेंशंस छोड़कर एंट की तरह सोचना पड़ता है। जैसे इंस्टिंक्टिवली उसे पता चलता है कि उसे क्या करना है। डिग, जानना अलग बात है, करना अलग। उसके लेग्स ठीक से काम नहीं करते, वो बस जमीन स्क्रैच कर पाता है। तभी उसे अपने पेट एंट्स ऑब्जर्व करने का टाइम याद आता है। एंट्स मैंडिबल से डिग करती हैं, यानी उसे अपने फेस से जमीन खोदनी होगी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने स्ट्रॉन्ग मंडेबल्स को रफ सरफेस में गड़ा देता है और डर्ट मंच करना शुरू करता है। अब यही असली डगिंग है। कुछ ही सेकेंड्स में वो लेग्स से कई मिनट में जितना प्रोग्रेस करता उससे ज्यादा कर लेता है। जब वो इनफ डेप्थ तक डिग कर लेता है तो एक स्फीरिकल स्पेस कार्व करता है जहां वो आराम से मूव कर सके। अपना छोटा बेस कैंप बना लेने के बाद एंथनी द एंट फाइनली अपनी बैक पर लेटता है। अभी के लिए वो सेफ है, लेकिन अगर किसी और एनिमल ने स्पॉट कर लिया तो ये डायरेक्ट डेथ सेंटेंस होगा। वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और वो पहले ही एक फियरसम बीस्ट फेस कर चुका है। न्यू एंट्स तो कॉलोनी के अंदर बॉर्न होती हैं, एलाइज के बीच प्रोटेक्टेड रहती हैं, लेकिन जिस तरह उसके फेलो एंट का रेप्टाइल टेरिटरी में हाल हुआ, उससे साफ है कि सिचुएशन मेसी है। शायद वो अकेला नहीं है जिसे यहाँ ड्रॉप किया गया है, जिसका मतलब है कि कोई रेड चल रही है। थोड़ा और सोचने पर उसे याद आता है कि गैंडल्फ द सिस्टम ने कुछ स्किल पॉइंट और बायोमास के बारे में कहा था, जिस पर उसका ध्यान फिर से सिस्टम की तरफ जाता है। जिस वर्ल्ड में अब एंथनी रहता है वो अभी भी एक मिस्ट्री है। सिस्टम के डिसेंट से सिविलाइजेशन को भारी गेन्स मिले थे, लेकिन वो अब याद ही नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या खो दिया। फिर वापस एनोनी की डिलेमा पर आते हैं। उसके पास अभी एक स्किल पॉइंट और एक बायोमास है जिसे उसे सही जगह स्पेंड करना है। अगर ये गेम जैसा सिचुएशन है तो जरूर कोई मेन्यू स्क्रीन होगी जिसे वो एक्सेस कर सके। पहले वो अपनी लेग्स उठाकर हवा में लेवल अप चिल्लाता है, जिस पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो खुद बेवकूफ जैसा दिखने लगता है। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, जिस पर वो सामने खाली स्पेस में स्वाइप करता है और जोर से चिल्लाता है, स्टेटस ओपन, और ये काम कर जाता है। उसके सामने एक इंटरेस्टिंग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट अपीयर होता है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि उसके स्टैट्स हाई हैं या लो, लेकिन कम से कम अब वो उन्हें फ्रीली देख सकता है। स्किल्स टैब में उसे ग्रिप दिखता है, जिस पर वो सोचता है कि शायद अब वो चीजों को अच्छे से पकड़ पाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ग्रिप सर्फेसेस और ऑब्जेक्ट्स को बिना छोड़े होल्ड करने की एबिलिटी है, और एग्जाम्पल में वॉल्स पर चलने की पावर भी शामिल है। यह पढ़कर उसकी आईज खुशी से चमकने लगती हैं। वो मन ही मन गैंडल्फ द सिस्टम को प्रेज करता है, जो शायद सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन में उसकी बियर्ड और आईब्राउज दुनिया की सबसे लग्जूरियस होती हैं। फिलहाल वो इस वॉइस को गैंडल्फ ही बुलाता है और इस गिफ्ट के लिए थैंकफुल होता है कि अब वो एक थॉट से जरूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। अपने स्किल्स को देखकर उसे समझ आता है कि सही चॉइस लेना बहुत जरूरी है। क्या उसे एसिड शॉट लेना चाहिए या डिगिंग इंप्रूव करना ज्यादा फायदेमंद होगा? ये सोचकर वो कंफ्यूज होता है। गैंडल्फ गाइड करता है, लेकिन फैसला एंथोनी को ही लेना है। उसे याद आता है कि अर्थ पर कई एंट स्पीसीज अपने रियर जोन से फॉर्मिक एसिड शूट कर सकती हैं, जिस पर वो अंदाजा लगाता है कि शायद वो भी उसी तरह की मॉन्स्ट्रस एसिड स्प्रेइंग एंट है। इससे उसे दूर से अटैक करने का ऑप्शन मिल सकता है, जिससे कॉम्बैट में तुरंत डिस्ट्रॉय होने से बच सके। लॉन्ग रेंज अटैक यूजफुल हो सकता है, लेकिन अभी की सिचुएशन में बाइटिंग, क्रॉलिंग, डिगिंग और एसिड शॉट पर फोकस करना शायद सही नहीं है। उसे सबसे ज्यादा जो चीज नहीं मिल रही वो है इन्फॉर्मेशन। वो अभी तक नहीं जानता कि वो कहाँ है और यहाँ एंट्स और क्रोका बीस्ट्स के अलावा और कौन से क्रीचर्स रहते हैं। उसे यकीन है कि उसके पास वोकल कॉर्ड्स नहीं है, जिस पर वो समझता है कि टनल्स में इन्फो गैदर करने के लिए उसे खुद पर ही रिलाई करना होगा। बाहर अननोन हॉरर्स के बीच अकेले निकलना मैडनेस जैसा लगता है। सरफेस पर क्या क्या एक एंट को मार सकता है, यह सोचकर ही वो पैनिक होने लगता है। फिर वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए रैशनल और चिल रहना जरूरी है। खुद को पेप टॉक देने के बाद वो फोकस करता है। बेस स्किल्स तो समझ चुका है, अब स्किल पॉइंट्स स्पेंड करने हैं, लेकिन कैसे? यही $1,000,000 क्वेश्चन है। जैसे ही वो ये सोचता है, गैंडल्फ प्रॉम्प्ट देता है कि स्किल पॉइंट स्पेंड करो। ये देखकर वो उस वाइज सिस्टम वॉइस को फिर से प्रेज करता है। ऑप्शंस बहुत हैं, जिस पर सही चॉइस नैरो करना मुश्किल हो जाता है। फास्ट रन करना एनिमीज से बचने में हेल्प करेगा। टनल सेंस अंडरग्राउंड नेविगेट करने में काम आएगा। बाइट और एसिड प्योरली ऑफेंसिव मूव्स हैं, जो जरूरत पड़ने पर फाइट में हेल्प कर सकते हैं। बायोमास से वो एक्सोस्केलेटन, मैंडिबल्स, लेग्स, आईज, एंटेना और एसिड ग्लैंड इंप्रूव कर सकता है। ये साफ है कि यहाँ के सभी इनहैबिटेंट्स में वो शायद सबसे वीक है, इसलिए वो एक बायोमास पॉइंट से अपनी आईसाइट इंप्रूव करता है
और एक स्किल पॉइंट स्टेल्थ पर स्पेंड करता है, जिससे हाइड और बिना दिखे मूव करने की एबिलिटी बढ़ती है। कॉन्फर्मेशन मिलते ही उसकी आईज जलने लगती हैं, जैसे कॉर्निया में आग लग गई हो। यह दर्द ऐसा लगता है जैसे गैंडल्फ ने ही बिट्रेयल कर दिया हो। वो फ्लोर पर रोल करता है, पेन से ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सब सेटल हो जाता है तो उसे महसूस होता है कि बॉडी इंप्रूवमेंट के हिसाब से ये प्रोसेस उतना बुरा नहीं था। अगर वो ह्यूमन बॉडी में होता तो शायद ये बहुत लंबा टाइम लेता। अब उसके पास टेरिटरी के खिलाफ इफेक्टिव काउंटर मेजर है। नई कॉन्फिडेंस के साथ वो टनल से बाहर क्रॉल करता है, क्योंकि अब एक्सप्लोर करने का टाइम है। उसकी विजन पहले से क्लियरर लगती है। दूर कोई डिस्टिंक्ट स्मेल या वाइब्रेशन नहीं है। उसके सामने दो पाथवेज होते हैं। राइट पाथ वही है जहां बीस्ट ने बाकी एंट्स को खाया था, जिस पर वो डिसाइड करता है कि उधर नहीं जाना। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, लेफ्ट जाना और देखना कि वहां क्या इंतजार कर रहा है। अब पैनिकिंग एंड गायब है और कॉन्फिडेंट एक्सप्लोरर एंथनी सामने आता है। वो तेजी से क्रॉल करता है और उसकी स्पीड बुरी नहीं है। अंदर ही अंदर वो हंसता है कि एडवेंचर बिना किसी हिच के आगे बढ़ रहा है। लॉजिक कहता है कि उल्टा लटक कर चलना उसकी स्टील्थ और ग्रिप को और बेहतर करेगा, जिस पर वो ऐसा ही करता है। अब वो अपनी नई आईज यूज करता है। पहले के मुकाबले अब वो थोड़ा बेहतर देख पाता है। रॉक्स में ट्विस्टिंग और ब्रांचिंग ब्लू वेन्स भी नोटिस करता है। इंप्रूव्ड विजन से वो अपने बॉडी को भी देख सकता है। टाइम के साथ न्यूबॉर्न एंट का सॉफ्ट व्हाइट एक्सोस्केलेटन हार्ड होना चाहिए और धीरे धीरे उसका बॉडी मजबूत होता है। क्रॉल करते करते वो टनल के एंड पर पहुंचता है, जहां एक ब्लाइंडिंग लाइट उसका स्वागत करती है। ब्लू वेन्स और एक कैवर्न के वाटरपूल से लाइट आ रही होती है। रिजर्वॉयर बहुत बड़ा है, लेकिन उसके आसपास मॉन्स्टर्स भी उतने ही बड़े खड़े हैं। वो पानी पर इतना फोकस करता है कि पहले तो लर्किंग फियरसम बीस्ट्स पर ध्यान ही नहीं जाता। अगर वो अभी वीकेस्ट क्रीचर है तो दिखते ही मर जाएगा। ये सोचकर वो सीरियस हो जाता है। स्टेल्थ सर्वाइवल के लिए वाइटल है और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी जरूरी है। आईसाइट के बारे में तो सब जानते हैं, बैड आईसाइट सच में खराब होती है। ह्यूमन विजन की आदत होने के बाद पैथेटिक एंट विजन पर स्विच करना डिसोरिएंटिंग है। अगर कुछ मूव नहीं करता तो वो बेरेली देख पाता है। एंट्स कम्युनल स्पीशीज हैं। हजारों वीक इंडिविजुअल्स मिलकर स्ट्रांग बनते हैं। सिंगल एंट की सेंसेस खराब होती हैं, जिसे वो यूनिटी से कंपेनिसेट करती हैं। यही उसकी मिजरी है, क्योंकि वो अकेला है। बैड आईसाइट के साथ वो कहीं भी ट्रिप कर सकता है, शायद किसी स्लीपिंग ड्रैगन पर भी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आईज इंप्रूव करना प्रायोरिटी है, और तब तक नहीं रुकेगा जब तक सॉलिड स्टोन के 5 मीटर पार भी कॉकरोच ट्विच न देख सके। कुछ टाइम बाद उसका नया रेड एक्सोस्केलेटन डेवलप हो जाता है। पूल के ऊपर क्लिफ को सर्वे करते हुए उसे चारों तरफ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वॉल्स की तरफ बढ़ते हुए वो डिसाइड करता है कि क्लोजर लुक लेना पड़ेगा। कुछ मिनट्स ग्रिप और रेस करते हुए वो ऊपर पहुंचने के करीब होता है। ग्राउंड को इंप्रूव्ड आईज से स्कैन करते हुए भी एग्जैक्ट स्पॉट पिन पॉइंट नहीं कर पाता, क्योंकि सरफेस पर रिगलिंग ब्लू लाइंस फोकस डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन जब सीलिंग से गिरती वाटर ड्रॉपलेट्स देखता है, तब उसे आखिर समझ आता है कि वाटर पूल का सोर्स क्या है। लेकिन वो नॉइज जो उसे बार बार सुनाई दे रहा है, उसका सोर्स ये नहीं हो सकता, जिस पर एंथनी खुद को फोकस करने की कोशिश करता है, क्योंकि जरूर कुछ ऐसा है जो वो देख नहीं पा रहा। बात तो सिंपल कॉमन सेंस की है, लेकिन वो डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर उसे समझ आता है कि ये आवाजें मॉन्स्टर्स ही कर रहे हैं। सीलिंग की सेफ्टी से वो नीचे एक ग्राउलिंग वुल्फ बीस्ट को ऑब्जर्व करता है, जिस पर जब उसे लगता है कि उस बीस्ट की आईज उसकी तरफ घूम रही हैं, तो वो तुरंत एक बाहर निकली हुई रॉक के पीछे हाइड हो जाता है। वो मोमेंट बहुत ही क्लोज था, ऑलमोस्ट पकड़ा ही जाता। शायद अब अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करने का टाइम है, जिस पर एंथनी अपनी ब्रांड न्यू स्टेल्थ मोड स्किल एक्टिवेट करता है। उसका रेड एक्सोस्केलेटन तुरंत ट्रांसपेरेंट होने लगता है, और ये सच में सिक लगता है। अब एक्सपोजर हैंडल हो गया है, तो वो आराम से पूल के पास की सिचुएशन ऑब्जर्व कर सकता है। उसने पहले ही उस नास्टी वुल्फ लिजर्ड बीस्ट को अच्छे से देख लिया था, जो उसे ऑलमोस्ट स्पॉट कर ही चुका था। अब अगला ध्यान देने वाला उसका वर्स्ट एनिमी है, वही जिसने उसके फेलो एंट्स को स्लॉटर किया था, वही मेलिग्नेंट क्रॉक बीस्ट। जितना भी वो इस मॉन्स्टर रोस्टर को देखता है, उसे फील होता है कि सिचुएशन में कुछ ऑफ या ऑफ है। ये सारे डेंजरस क्रीचर्स एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे, जैसे किसी राउंड टेबल मीटिंग में साइलेंटली पीस अग्रीमेंट कर लिया हो। एंथनी एक पल के लिए इमेजिन करता है कि शायद वो किसी मॉन्स्टर पीस ट्रीटी मीटिंग को मिस कर गया हो, लेकिन एक जगह खड़े रहकर उसे कोई सॉलिड आंसर नहीं मिलेगा। यह सोचकर वो थोड़ा एक्शन के करीब जाने का डिसाइड करता है, जिस पर खुद को याद दिलाता है कि स्लो एंड स्टेडी ही विन करता है। सीलिंग से क्रॉल करके नीचे आना उसके साइज के हिसाब से कुछ मिनट्स लेता है। अगर एंट्स स्वेट कर पाती तो उसका पूरा बॉडी पानी से भीग जाता, लेकिन उसका एफर्ट बेकार नहीं जाता। स्टेल्थ एक्टिव रखते हुए मूव करने से उसकी स्टेल्थ लेवल 2 तक बढ़ जाती है। काफी डिस्टेंस ट्रैवल करके वो एक्शन के पास पहुंचता है। उसकी सस्पिशन सही थी, स्किल्स कांस्टेंट यूज से ट्रेन होकर हायर लेवल तक जा सकती हैं। हाइड और ऑब्जर्व करते हुए वो एक साथ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है और स्टेल्थ ट्रेन भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि ज्यादा कोकी होना डेंजरस है। अगर स्पॉट हो गया तो सीधा खत्म। काम होकर वो इतना पास आता है कि नेक्स्ट सेट ऑफ मॉन्स्टर्स साफ दिखने लगते हैं। वाटर के पास कुछ बीस्ट्स स्टैंकल्ड ग्रुप में होते हैं, जिस पर सही से पहचानना मुश्किल होता है। जैसे ही वो थोड़ा और करीब जाता है, उसे पियर्सिंग रेड आईज,
ब्लू पिंसर्स और सैकड़ों लेग्स दिखती हैं, हंड्रेड्स ऑफ लेग्स। सेंटीपीड्स की ग्रूसम एनाटॉमी देखकर उसका मन खराब हो जाता है और वो ऑलमोस्ट उल्टी कर देता है। वो इस डैम डंजन को कोसता है कि उसे इतना डिस्गस्टिंग सीन क्यों दिखा रहा है। लास्ट रेजिडेंट एक लिजर्ड मॉन्स्टर है जो उतना बुरा नहीं दिखता, लेकिन उसके नास्टी स्पाइक्स से सावधान रहना पड़ेगा। अभी वो वीकेस्ट है, लेकिन उसे पॉसिबिलिटी दिखती है कि एक दिन यही सारे क्रीचर्स बायोमास का हार्वेस्ट बन सकते हैं। पॉइंट्स जैसे उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोरोग प्रिपरेशन चाहिए, जिस पर अगले कुछ घंटों तक वो पूल के ऊपर हिडन रहकर रेजिडेंट्स की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करता है। वो ध्यान देता है कि कौन क्रीचर पूल एरिया छोड़कर किस दिशा में जाता है। पहले घंटे में सेंटीपीड बीस्ट्स और क्रोका बीस्ट एक साथ एग्जिट करते हैं और सरप्राइजिंगली सेम डायरेक्शन में जाते हैं। दूसरे घंटे में वुल्फ लिजर्ड बीस्ट्स साउथ एंड के स्मॉल टनल की तरफ जाते हैं। तीसरे घंटे में स्पाइकी लिजर्ड वॉल की तरफ क्रॉल करके गायब हो जाता है, जैसे वॉल ड्वेलर हो, बिल्कुल एंथनी की तरह। उस इंटेंस एस्पियोनाज सेशन से उसकी स्टेल्थ लेवल 3 तक पहुंच जाती है। इस जगह पेशेंस रिवॉर्ड देती है। परफेक्ट टाइमिंग भी है, क्योंकि उसके पुअर एंड क्लॉज को ब्रेक चाहिए था। एग्जिट पॉइंट पर पहुंचकर उसका होम स्वीट होम बस एक डिग दूर है। वो रिलैक्स करना चाहता है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि और काम बाकी है। सबसे पहले बेस कैंप में और ब्रीदिंग रूम चाहिए, जिस पर वो डिगिंग शुरू करता है। स्ट्रॉन्ग मैंडिबल से एक्साइटेड होकर जमीन मंच करता है। इंस्टिंक्ट से सॉइल गैदर करते हुए जब उसका डिगिंग लेवल 2 होता है तो उसे प्रॉपर नेस्ट सिक्योर करने का नोटिफिकेशन मिलता है। मैडमैन की तरह डिगिंग के बाद वो थोड़ा ब्रीदर लेता है। उसे फेमिलियर फीलिंग आती है, जैसे जब उसकी फैमिली ने पैसे भेजना बंद किया था और फ्रिज में खाना नहीं रखा था। उसे हंगर फील होने लगती है, और ये सेंसेशन उसके लिए नया नहीं है। स्टमक ग्रम्बल करता है, लेकिन वो खुद को कन्विंस करता है कि बस वेट करना है। जब जागेगा तब फर्स्ट प्रे हंट करेगा। उसके माइंड में पहले से स्पाइकी टारगेट है। नेक्स्ट डे जल्दी आ जाता है और एंथनी कैवन की सीलिंग पर पर्च्ड है। उसके क्लॉज कोल्ड रॉक में गड़े हैं और उसके माइंड में बस एक थॉट है। वो इतना हंग्री है कि नीचे मॉन्स्टर्स को देखकर ड्रूल करने लगता है, लेकिन हंगर के साथ वीकनेस भी आती है। उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। उसके दिमाग में चॉकलेट्स, ब्रेड, केक्स, स्टेक्स घूम रहे हैं जो उसने पास्ट लाइफ में खाए थे। हंगर इतनी बढ़ जाती है कि माइंड ट्रिक्स खेलने लगता है। एक पल को उसे क्रॉक बीस्ट मीट का पीस जैसा दिखता है और वो ऑलमोस्ट सीलिंग से जंप करके बाइट करने वाला होता है। यहाँ तक कि नास्टी सेंटीपीड्स भी उसे डिलिशियस नूडल्स जैसे लगने लगते हैं। एंथनी समझता है कि इस हंगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, वरना गलत चीज पर चॉम्प करके खुद को मरवा देगा। उसने अपनी नेक्स्ट मूव के लिए बहुत लंबे टाइम से प्रेप किया है। स्टमक को बीच में नहीं आने देगा। 2 पूरे दिन प्रेप वर्क में निकल जाते हैं। उसने कैवन के इस हिस्से का हर डिटेल स्टडी किया है। कम नींद और एक्सट्रीम स्टार्वेशन के कारण उसे अवेक रहना मुश्किल हो रहा है। कई बार वो पानी के ऊपर लटकते हुए ऑलमोस्ट गिर ही जाता है। उस मिस्टीरियस पूल को देखकर उसे पता है कि गिरना एंजॉयबल स्विम नहीं होगा। स्टेल्थ मोड पूरे टाइम एक्टिव रखने से उसकी एबिलिटी लेवल 4 तक पहुंच जाती है। डाउन टाइम में डिगिंग करते हुए उसका डिग एबिलिटी लेवल 3 हो जाता है। यही एंथनी करता है। वो प्रिपेयर करता है और ग्रो करता है। वीक भी स्ट्रॉन्ग को टारगेट कर सकता है अगर सही स्ट्रैटेजी हो। फिर भी हंगर एक टफ एनिमी है। वो बस यही उम्मीद करता है कि जल्द ही फर्स्ट प्रे कॉन्कर कर पाए। तभी उसकी एंटेना ट्विच करती है और उसे टारगेट के पास आने का एहसास होता है। बीस्ट की स्टेंच उसे पहले से स्मेल हो जाती है। जब वो ग्रूव के अंदर रेप्टिलियन आइज में लाइट रिफ्लेक्ट होते देखता है, तब उसे पता चलता है कि अब ऑलमोस्ट शो टाइम है। उसका चोजन प्रे कैवन की साइड वाली वॉल को रेस्टिंग प्लेस की तरह यूज करता है और रोज एक बार नीचे पूल में पानी पीने क्रॉल करके आता है। उसका मूवमेंट पैटर्न प्रिडिक्टेबल है और वो मोस्टली आइसोलेटेड रहता है, यानी ऐसा क्रीचर जिसे हराया जा सकता है। कुछ मिनट्स बाद स्पाइकी लिजर्ड अपने हाइडी होल से डेली ड्रिंक के लिए बाहर आता है, जिस पर एंथनी समझ जाता है कि अब उसकी प्रेप वर्क टेस्ट होने वाली है। स्टेल्थ एक्टिवेट करके वो चुपचाप वॉल पर वॉक करता है और अपने रेप्टिलियन प्रे के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वो अपने स्टमक को अश्योर करता है कि ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बस सही पोजीशन लेनी है और मिशन सक्सेसफुल होगा। जैसे ही वो स्पाइक्स को करीब से देखता है, उसे फील होता है कि अगर इनमें से एक भी लगा तो हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अभी फियर में नहीं पड़ सकता। फियर माइंड किलर है और उसका स्टमक उसी पर डिपेंड कर रहा है। उसने इतनी तैयारी की है कि डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता। टाइमिंग सब कुछ डिसाइड करेगी, जिस पर जैसे ही प्लान्ड पोजीशन मिलती है, एंथनी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और अटैक कर देता है। स्टेल्थ का फायदा उठाकर वो ऊपर से एसिड शॉट स्प्यू करता है जो लिजर्ड की एक लेग पर गिरता है। अंदर ही अंदर वो सेलिब्रेट करता है क्योंकि फेज 1 सक्सेसफुल हो गया। स्टेल्थ मोड से बाहर आते ही लिजर्ड दर्द से चीखने लगता है। उसकी लेग फ्लैश और बोन तक मेल्ट हो चुकी है। जब प्रे फाइनली उसे देखता है तो फेज 2 स्टार्ट होता है। वो लिजर्ड को टॉन्ट करता है, पूछता है क्या वॉल पर बैटल करना चाहता है, जो प्रैक्टिकली डेथ को इनवाइट करने जैसा है। एंथनी का ग्रिप स्किल एस्पियोनाज के दौरान लेवल 3 तक पहुंच चुका है, जिस पर वॉल हो या लिजर्ड, दोनों उसके लिए चैलेंज नहीं है। वो लाइट और निम्बल है, जबकि बीस्ट हैवी और स्लो है। एसिड से फीट जल रहे हैं, इसलिए वॉल पर मैन्यूवर करना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन सिंपल माइंडेड बीस्ट रेज में ब्लाइंड हो जाता है और अपनी स्ट्रॉन्ग टेल से एंथोनी को गिराने की कोशिश करता है।
एक्स्ट्रा फोर्स के साथ टेल क्रैश कैवन की वॉल को डैमेज कर देता है, लेकिन एंथनी पहले ही जंप करके सेफ पोजीशन ले लेता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है और वो प्रैक्टिकली अपने फूड के साथ खेल रहा है। अगला एसिड शॉट सीधे लिजर्ड के फेस पर जाता है, फिर एक मेल्टेड वुंड, फिर ग्राउंड पर पेन में राइदिंग। एंथनी जल्दी से वॉल्स पर जंप करता है और सेफर एडवांटेजेस स्पॉट ले लेता है। लिजर्ड की रोर पूल में एको होती है, जिस पर एंथनी समझता है कि फाइट जल्दी रैप करनी होगी क्योंकि कोई और बीस्ट आकर उसका हंट स्टील कर सकता है। करोसिव इंजरीज से लिजर्ड स्लो होने लगता है और अब ऑलमोस्ट एंड करीब है, लेकिन स्ट्रेंथ खत्म होने से पहले लिजर्ड एक लास्ट टेल स्ट्राइक मारता है जो एंथनी की एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है। सडन लंज और टेल स्लैप उसे मोमेंट के लिए ऑफ गार्ड कर देता है। थैंकफुली वो इनफ डिस्टेंस पर था जिस पर स्प्लिट सेकंड में पैनिक डॉज कर लेता है। लिजर्ड की फाइनल स्ट्रेंथ फेल्ड अटैक में खर्च हो जाती है और एंथनी को फिनिशिंग चांस मिल जाता है। सीलिंग के टॉप से वो मैंडिबल्स रेडी करके जंप करता है, चॉम्प और होल्ड के लिए तैयार। लाउड रफ क्रंच पूल के पास गूंजता है। वो लिजर्ड की रफ स्किन नहीं छोड़ता क्योंकि अब फाइनल फेज शुरू है। फाइनल फेज सिंपल है, बाइटिंग प्रेशर अप्लाई करते रहना है जब तक दोनों वॉल से फ्री फॉल में नीचे नहीं गिरते। एंथनी पोजीशन सेट करता है और फॉल डैमेज लिजर्ड टैंक करता है, जबकि वो रिलेंटलेस बाइट जारी रखता है। जब लिजर्ड फाइनली मूव करना बंद कर देता है तो एंथनी सॉफ्टली कहता है कि यही दुनिया का रूल है, फूड इज फूड। फिर वो पूरे बॉडी पर एसिड शॉट्स मारता है ताकि टफ स्किन बाईपास हो सके। इसी प्रोसेस में उसका एसिड शॉट लेवल 2 तक पहुंच जाता है। इंस्पेक्ट करने पर उसे पता चलता है कि प्रे अभी पूरी तरह डेड नहीं है, जिस पर उसे नेक्स्ट स्टेप हार्ड वे में लेना पड़ता है। एंथनी मर्सिलेसली डाइंग लिजर्ड को मंच करता है, ब्लड और गट्स ग्राउंड पर फैलते हैं और ग्रूसम क्रंचेस रूम में गूंजते हैं। कुछ टाइम बाद उसका बाइट लेवल 3 तक क्लाइम कर जाता है। पूरे 10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन हॉरिफिक जॉब फाइनली कंप्लीट हो जाता है। सस्टेनेंस मिलने के बाद वो री इन्विगरेटेड फील करता है, जैसे कोई नाइट बैटल जीत कर लौटा हो। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड वाली फीलिंग आती है। उसने लिटरली एनिमी को जीत के बाद गॉबल किया है। अब सोचते हुए उसे रियलाइज होता है कि उसने कभी पास्ट लाइफ में किसी चीज के लिए इतना हार्डवर्क नहीं किया। ज्यादातर टाइम वो नम फील करता था, लेकिन अब उसने लेवल 2 स्पानेटा को डिफीट किया है और खुद लेवल 2 तक पहुंचता है एक्सपी ड्रॉप के साथ। उसे एक एडिशनल स्किल पॉइंट मिलता है और गैंडल्फ नोटिफिकेशंस के साथ काफी टॉकेटिव हो जाता है। लिजर्ड का नाम स्पानेटा लेर्टोस है, जो वेगली लैटिन जैसा लगता है। उसे याद आता है कि उसकी स्पीसीज फॉर्मिका है, जो वुड्स एंड्स का लैटिन नेम है। अगर इस वर्ल्ड के हर क्रीचर का लैटिन नेम है तो उसकी बुक स्मार्ट्स काम आएंगी। ये सोचकर वो थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है। साथ ही उसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझ आती हैं। पहला, क्रीचर्स डिफीट करने से एक्सपीरियंस मिलता है और लेवल इंक्रीज होता है। दूसरा, हर लेवल अप पर नया स्किल पॉइंट मिलता है। तीसरा, अगर स्पैनेटा लेवल 2 मॉन्स्टर था तो या तो वो लेवल 2 बॉर्न हुआ था या एक बार लेवल अप कर चुका था। लेकिन सबसे जरूरी बात वो नहीं भूल सकता, उसे प्रे का बॉडी क्लेम करना है ताकि खुद स्ट्रांग हो सके। हंटर और प्रेडेटर होने का मतलब है ईट एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। वो फूड के लिए ग्रेटफुल है, लेकिन लिजर्ड मीट का टेस्ट बिल्कुल एपेटाइजिंग नहीं है। इतना रेचिड कि फिर से उल्टी जैसा फील होता है। लेकिन नई बायोमास सोर्स कंज्यूम करने से उसे 1 पॉइंट मिल जाता है। गैंडल्फ आज नॉन स्टॉप नोटिफिकेशंस देता रहता है। कैवन में लेटे हुए उसके स्टमक ग्रम्बल्स लाउड बर्प्स में बदल जाते हैं। कम से कम अगले वीक तक फूड सिक्योर है। फुल बेली के सेटिस्फैक्शन के अलावा उसे गैंडल्फ से एक और बोनस हार्वेस्ट मिलता है। अब टाइम है नेस्ट में रिट्रीट करने का और नेक्स्ट मूव प्लान करने का। कैवन के टॉप पर पहुंचकर वो नीचे बीस्ट देखता है जो पूल के पानी में ऑब्सेस्ड हैं। उन्हें पता भी नहीं कि उनका एक नेबर मिसिंग है। कुछ मिनट्स करी करने के बाद एंथनी अपने हम्बल नेस्ट में पहुंचता है और ईवल मास्टरमाइंड की तरह हैंड्स रब करता है, क्योंकि अब नया प्लान बनाना है। पहले वो हंट के बाद अपना अपडेटेड स्टेटस चेक करता है। स्टैट्स लगभग सेम हैं, लेकिन स्किल्स काफी ग्रो कर चुकी हैं। वो खुद को एक लोन एंट की तरह फील करता है जो थ्रिलिंग एडवेंचर पर है और इनक्रेडिबल ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। डेस्टिनी और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस चाहे जैसे भी क्रैश करें, वो प्रिवेल करेगा। अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो सर्वाइव करेगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी स्टैक्ड हो। लेकिन फिर वो खुद को डे ड्रीमिंग से बाहर निकालता है और रियलिस्टिक होने के लिए हेड लेफ्ट राइट शेक करता है। एंथनी प्रेजेंट पर लॉक इन करता है, क्योंकि अभी उसे एक और पिवोटल डिसीजन लेना है और इसमें प्रूडेंट रहना जरूरी है। उसके पास सिर्फ 2 बायोमास पॉइंट्स हैं, जिस पर हर ऑप्शन केयरफुली कंसिडर करना पड़ेगा। उसकी नजर बार बार एक ही जगह जाती है, उसकी आई म्यूटेशन पर। वो अपनी आइज को +2 तक इवॉल्व करना चाहता है, ब्लेस्ड लाइट के लिए। जब गैंडल्फ की वॉइस पूछती है कि क्या वो 2 बायोमास पॉइंट्स स्पेंड करके नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है, तो एंथनी बिना हेजिटेट किए कंफर्म कर देता है। उसे अभी भी इंप्रूवमेंट के लिए आइज जलने वाली फीलिंग की आदत नहीं पड़ी है। वो उस बर्न को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कुछ देर तक पेन से उसकी आइज वाटरी हो जाती हैं, लेकिन आखिरकार प्रोसेस खत्म होता है। उसकी करंट विजन अभी भी एवरेज ह्यूमन से काफी खराब है, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। अब उसे अपना सिंगल स्किल पॉइंट स्पेंड करना है।
लकीली ये डिसीजन टफ नहीं है, क्योंकि वो पहले से टनल सेंस के बारे में सोच रहा था। कई दिनों से वो इस कर्स्ड जगह में है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजों के बारे में क्लूलेस है। इस वर्ल्ड में बहुत अननोन्स हैं, जिस पर टनल सेंस लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए वाइटल हो सकता है। इस एबिलिटी से वो अपने हर एक्शन का रेंज ब्रॉडन कर सकता है और कंफर्ट जोन से बाहर एक्सप्लोर करके भी सेफली नेस्ट तक लौट सकता है। जब गैंडल्फ कंफर्मेशन मांगता है तो एंथनी छोटे से फेस पर स्माइल के साथ अग्री कर देता है। न्यू स्किल ऑब्टेन करना बॉडी मॉडिफिकेशन के पेन से बिल्कुल अलग फील होता है। उसे लगता है जैसे शावर में पानी बालों से होकर गुजरता है, बस ये सेंसेशन उसके हेड के अंदर डीपर हो रही है। कुछ मोमेंट्स बाद गैंडल्फ बताता है कि टनल सेंस लर्न हो चुका है। एंथनी उम्मीद करता है कि अगली एक्सप्लोरेशन मिशन में ये इफेक्टिव साबित होगा। वो कैवर्न से कुछ लीव्स गैदर करता है और उनसे बेड बना लेता है। नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन से पहले उसे एक कम्फी नैप डिजर्व है। जब वो सो रहा होता है तभी दूर से ह्यूमन फुटस्टेप्स की आवाज पास आती है। डेंस फॉरेस्ट में दो ह्यूमन जैसी फिगर्स लाइट सोर्स के साथ मूव कर रही होती हैं। वुमन पूछती है कि क्या उसने कुछ देखा, जिस पर मैन कहता है कि कुछ नहीं, बस माइंड ट्रिक्स खेल रहा है और जहां वो जा रहे हैं वहां कोई मॉन्स्टर उन्हें थ्रेटन करे तो उसे रूड अवेकनिंग मिलेगी। इधर एंथनी फुल बेली के साथ क्लाउड 9 जैसा स्लीप कर रहा होता है, ब्लिस में डूबा हुआ। वो चाहता है कि यही पैराडाइज फॉरएवर रहे, लेकिन अचानक जर्क से वो जाग जाता है और बेड से रोल होकर फेस फर्स्ट हार्ड ग्राउंड पर गिरता है। उसे हाइंडसाइट में समझ आता है कि ऐसे ड्रीम्स हमेशा टू गुड टू बी ट्रू होते हैं। अब लिंगरिंग छोड़कर फोकस करना है एक्सप्लोरेशन पर और नेक्स्ट प्रे की प्लानिंग पर। एंथनी द एंट हल्की सी ईवल स्निकर करता है। बिजी वर्क शुरू करने से पहले वो कुछ और ट्राई करना चाहता है। एंटेना से हार्ट सिंबल बनाकर माइंड में अनलॉक चिल्लाता है, जैसे कोई मैजिकल गर्ल हो। जब वो काम नहीं करता तो एक्सेस प्रोफाइल ट्राई करता है। ओपन सेसमी सोचता है, लेकिन ट्राई भी नहीं करता। लिजर्ड कंज्यूम करने के बाद गैंडल्फ ने बताया था कि स्पैनेटा लेजरटोस का बेसिक प्रोफाइल अनलॉक हुआ है, लेकिन सही कीवर्ड नहीं मिल रहा था। फिर उसे लगता है कि शायद वो ओवरथिंकिंग कर रहा था। वो नेस्ट सीलिंग से ग्रिप छोड़कर नीचे गिरता है। सुपर हीरो लैंडिंग स्टाइल में लिजर्ड का लैटिन नेम जोर से बोलता है और सरप्राइजिंगली वो काम कर जाता है। बेसिक प्रोफाइल खुल जाता है। गैंडल्फ सच में उसके टफ टाइम्स में साथ देता है। स्पैनेटरोस का मतलब थॉर्न लिजर्ड है, जिसके शार्प स्पाइन्स में डेंजरस वेनम होता है। इतनी मेहनत के बाद बस इतनी सी इन्फो मिलती है, जिस पर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन उसे याद आता है कि ये बेसिक प्रोफाइल है। शायद सिस्टम ग्रेजुअल तरीके से वर्क करता है। अगर वो सेम स्पीसीज को और हंट करे तो डिटेल्ड प्रोफाइल मिल सकती है। फिलहाल वो इस मैटर को साइड में रखता है, क्योंकि अर्जेंट मैटर्स बाकी हैं। जब वो पूल रेजिडेंट्स को स्पाई करने वापस जाता है तो हल्का फील करता है और सीलिंग पर मूव करते हुए गुनगुनाता है, अनदर डे अनदर मॉन्स्टर प्रे। देखने में सब कुछ सेम लगता है, लेकिन उसकी न्यू +2 आइज से पूल पहले से थोड़ा ब्राइटर ग्लो करता दिखता है। उसे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी पूल के वाटर को लेकर है। पहले दिन क्रॉक बीस्ट से भागते हुए उसे थर्स्ट फील नहीं हुई थी। तीसरे दिन लीव्स कलेक्ट करते हुए भी नहीं। छठे दिन लिजर्ड मीट खाकर भी वाटर क्रेव नहीं किया। जबकि बाकी सारे मॉन्स्टर्स पूल से पानी पीने आते हैं, एंथनी खुद एंट मॉन्स्टर होते हुए भी थर्स्टी फील नहीं करता। वो भी तो मॉन्स्टर है, फिर उसे अर्ज क्यों नहीं है? क्या बाकी रेजिडेंट्स उससे फंडामेंटली डिफरेंट हैं या वो खुद अलग है? इन सवालों के साथ वो सीलिंग से नीचे स्करी करता है मिस्टीरियस वाटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए बेबी स्टेप्स लेना जरूरी है। डेंजरस सेंटिपीड लंप के सामने भी उसे खुद को रिमाइंड करना है कि ज्यादा दूर या तेज नहीं जाना। ऑब्जर्व करते हुए उसे नोटिस होता है कि यहाँ डैम्प प्लेस में लिजर्ड लाइक क्रीचर्स ज्यादा हैं। क्रोका बीस्ट, स्पाइक्ड लिजर्ड और बाकी बीस्ट्स में रेप्टिलियन फीचर्स कॉमन है। शायद कोई पैटर्न है, लेकिन थॉट्स में खोकर वो नोटिस नहीं करता कि एक वुल्फ लिजर्ड उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। जैसे ही वो पाउंस करने वाला होता है, अचानक नर्वस होकर रिट्रीट कर जाता है, जिस पर एंथनी कंफ्यूज हो जाता है। पीछे देखता है तो पता चलता है कि टावरिंग सेंटिपीड से वुल्फ लिजर्ड वेरी है। एंथनी लकी था कि वुल्फ लिजर्ड से बच गया, लेकिन सेंटिपीड ट्राइब अलग स्टोरी है। पूरी ट्राइब हिस करती हुई उसकी तरफ देखती है। क्रिम्सन गेज लोन एंट पर फोकस्ड है, लेकिन वो अटैक नहीं करते, जिस पर एंथनी गॉड्स को थैंक करता है कि उसका हाइपोथेसिस सही था। आप सोच रहे होंगे कि सर्वाइवल माइंडेड एंट ऐसे ओपन में रिस्क क्यों ले रहा है, लेकिन एक रीजन है। कई दिनों की ऑब्जर्वेशन में उसने कभी नहीं देखा कि पूल एरिया में आते, ड्रिंक करते या जाते समय किसी क्रीचर पर अटैक हुआ हो, जैसे ये एरिया किसी न्यूट्रल जोन की तरह हो। अब उन स्काउटिंग डेज के दौरान काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स अपने डिस्प्यूट्स हमेशा पूल एरिया के बाहर ले जाते हैं, जिस पर एंथनी कंक्लूड करता है कि इस पानी में जरूर कुछ स्पेशल है जो मॉन्स्टर्स को होल्ड बैक करने पर मजबूर करता है। और उसे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ सिंपल हाइड्रेशन की वजह से नहीं है। क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं पाती, लेकिन सच कहे तो वो पूल का पानी पीना बिल्कुल नहीं चाहता। फिर भी वो अपनी रिजॉल्व मजबूत करता है, आइज बंद करता है और फेस सीधे पूल में डंक कर देता है। नेक्स्ट मोमेंट वो उछलकर बाहर आता है और जमीन पर रोल करता है, क्योंकि पानी उसकी टंग पर जलता है जैसे आग हो। जो हिस्सा वो निगल लेता है वो उसके अंदर लिटरल फायर जला देता है। ऐसा फील होता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लिया हो। वो हैरान होकर सोचता है, क्या सच में ये सारे क्रीचर्स रोज इस बर्निंग वाटर के लिए आते हैं? अगर हाँ, तो इनके साथ क्या गड़बड़ है? क्या वो मैसोचिस्टिक मॉन्स्टर्स के कैवर्न में रीबॉर्न हुआ है? फिर भी उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। बर्निंग सेंसेशन के अलावा उसकी हेल्थ में कोई चेंज नहीं आता।
इतने दिनों से मॉन्स्टर्स इस पानी पर ऑब्सेस्ड हैं, तो उसे लगा था कुछ स्पेक्टाकुलर होगा, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। जो करने आया था वो कर चुका है, तो वो डिसाइड करता है कि कैवर्न के बाकी हिस्से एक्सप्लोर करे। लेकिन जाने से पहले वो एक और एसआईप लेने से खुद को रोक नहीं पाता। इस बार वो जितना हो सके उतना स्लर्प करता है, फिर वही बर्निंग, फिर वही दर्द। वो फ्लोर पर लौटता है और पेन में पानी उगल देता है। मेजॉरिटी पूल वाटर वॉमिट करने के बाद वो मेंटली नोट कर लेता है कि ये हॉरिबल स्टफ दोबारा कभी ट्राई नहीं करेगा। अब जब पूल मिस्ट्री थोड़ा इन्वेस्टिगेट हो गया है, तो टाइम है बाकी कैवर्न एक्सप्लोर करने का और टनल सेंस से केव नेटवर्क मैप करने का। न्यू एबिलिटी से ट्रैवल सिंपल हो गया है, बस उन रीजन्स की तरफ बढ़ना है जहां लाइट वेन्स डेंस हैं। इसी दौरान उसे दूर से एक अजीब स्मेल आती है, जिस पर वो सोचता है कि इन टनल्स में और कौन से क्रीचर्स लर्क कर रहे होंगे। मूव करते हुए अचानक वो किसी फेमिलियर चीज से टकराता है, एक मैन मेड स्ट्रक्चर जो लोअर और हायर लेवल्स को कनेक्ट करने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये क्लियरली स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के लेंथ में नीचे देखते हुए उसे वही वाइंडिंग ब्लू लाइंस दिखती हैं। क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट में वो जल्दी से डिसेंट में आगे बढ़ता है। ये स्टेयर्स सीधे रॉक में कार्व की गई लगती हैं। हर स्टेप पर इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन भी है। सॉलिड रॉक को कार्व करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सोचकर वो खुद से सवाल करता है। आंसर ऑब्वियस है, ह्यूमंस। ये फर्स्ट टैंजिबल एविडेंस है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमनॉइड क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो इमेजिन करता है कि शायद यहाँ ड्वार्व्स रहते हों या लेजेंडरी एल्व्स। सिचुएशन और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हाफवे नीचे पहुंचकर वो सोचता है कि ह्यूमंस ने सिर्फ इसी टनल में स्टेयर्स क्यों बनाई। जीनियस माइंड से वो कंक्लूड करता है कि ये फ्रीक्वेंटली यूज टनल होगा, इसलिए ट्रैवल कन्वीनियंट बनाने के लिए स्टेयर्स कार्व की गई होंगी। इसका मतलब आसपास और स्टेयर्स भी हो सकती हैं। शायद सरफेस का रास्ता भी हो जिससे वो इस डेंजरस कैवर्न से बाहर निकल सके। ये थॉट उसे करेज देता है। स्पाइरल डिसेंड करते हुए उसे रियलाइज होता है कि स्टेयर उससे ज्यादा यूजफुल हैं जितना उसने सोचा था। वो इन्हें खुद को मेजर करने के लिए यूज कर सकता है। अगर यहाँ के ह्यूमंस रफली पुराने वर्ल्ड जैसे साइज के हैं, तो वो स्टेयर्स के कंपैरिजन से अपना साइज एस्टिमेट कर सकता है। कैलकुलेशन के बाद वो कंक्लूड करता है कि वो करीब 1 मीटर टॉल है। इसका मतलब पूल वाले टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स ह्यूमन पर्सपेक्टिव से शायद नॉर्मल एनिमल्स जितने ही होंगे। उसकी आईज में वो जायंट्स लगते हैं, लेकिन एडल्ट ह्यूमन के लिए शायद एवरेज साइज के हों। फिर वो सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर्स इजी मोड ट्यूटोरियल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ये थॉट एक और डरावनी पॉसिबिलिटी खोलता है। अगर ये वीक हैं तो डीपर एरियाज में कितने स्ट्रांग मॉन्स्टर होंगे। इस बार वो सीधे डेथ में नहीं कूदता और स्टेयर्स को फिलहाल बाय कह देता है। डिफरेंट फ्लोर पर उतरते ही उसे और ह्यूमन एक्टिविटी के साइंस दिखते हैं। वॉलेज पे टॉर्चेस लगी हैं। जितना वो आगे बढ़ता है, सिविलाइजेशन के साइंस बढ़ते जाते हैं। शायद सरफेस उतना दूर नहीं जितना उसने सोचा था। टनल में डीपर जाते हुए वॉल्स पर पल्सेटिंग वेन्स कम होती जाती हैं। स्टेल्थ क्रीचर के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन फिर भी उसे फील होता है कि कुछ ऑफ है। उसका हार्ट चेस्ट में जोर से धड़कता है। रियल पॉसिबिलिटी है कि वो किसी रियल पर्सन से मिले। एक्साइटिंग है क्योंकि उसके माइंड में कई क्वेश्चंस हैं। वो कैसे दिखते होंगे, कौन सी रेस होगी, क्या उन्हें मैजिक आता होगा, शायद कोई एडवेंचर गिल्ड हो जो डंजन्स एक्सप्लोर करती हो, शायद वो साइन लैंग्वेज या किसी डांस से कम्युनिकेट कर सके। उसका माइंड दौड़ता है और वो एंट और ह्यूमन रिलेशंस में ब्रेक थ्रू इमेजिन करने लगता है। शायद वो फर्स्ट ऑफ हिज काइंड है जो ह्यूमन माइंड मॉन्स्टर बॉडी में ट्रैप्ड है। जैसे जैसे वो डीपर जाता है, कैवर्न नैरो होता है और स्लोप स्टीप। अचानक ब्लाइंडिंग लाइट उसकी ब्लरी विजन कवर कर लेती है। ऊपर देखता है तो सीलिंग में होल है और सनलाइट अंदर आ रही है। पहली बार वो सन को देख और फील करता है। वो होली लाइट से अपोलोजाइज करता है कि पास्ट लाइफ में ये मिस लग्जरी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। सनलाइट देखकर वो कंक्लूड करता है कि सरफेस पहले से ज्यादा पास है। दूसरी डायरेक्शन में और लाइट सोर्सेज दिखते हैं, मतलब और ह्यूमन कंस्ट्रक्शन होगी। और फिर थॉट पूरा होने से पहले ही उसे एक पार्शली ओपन वुडन डोर दिखती है। स्ट्रक्चर देखकर उसे लगता है कि ये शायद गार्ड रूम हो सकता है। डंजन के बीचों बीच एक गार्ड रूम है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्यूरियस चीज है उस रूम की विंडो से निकलती रेड लाइट। ये लाइट अलग है क्योंकि ये स्क्रैम्बलिंग फुटस्टेप्स की आवाज के साथ मूव कर रही है। किसने सोचा था कि ये ह्यूमंस होंगे, रियल ह्यूमंस, लाइट आर्मर पहने हुए और हाथ में कोई ग्लोइंग डिवाइस लिए हुए। एंथनी वहीं खड़ा रहकर उस डिवाइस को अमेज्ड होकर देखता है, जो शायद मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकता है। कैवर्न इतना डार्क है कि ट्रैवर्स करना मुश्किल होगा। यह सोचकर उसे समझ आता है कि ये डिवाइस कितना यूजफुल होगा। वुमन डिवाइस पकड़े हुए है और मैन दोनों हैंड्स में मैजिकल लाइट एमिनेट कर रहा है। ये सब रियल टाइम में देखना अनरियल लगता है, लेकिन एंथनी समझ जाता है कि ये मैजिक है, रियल मैजिक। वो गैंडल्फ को थैंक्स करता है कि उसे ऐसे वर्ल्ड में लाया जहां मैजिक एग्जिस्ट करता है। उसके माइंड में तुरंत ये आता है कि क्या ये लोग उसे स्पेल्स सिखाएंगे, लेकिन एक्साइटमेंट में वो भूल जाता है कि वो खुद भी मॉन्स्टर है। मैन अपने आर्म्स उसकी डायरेक्शन में एम करता है। वेट, वो रेड क्रिस्टल मॉन्स्टर डिटेक्ट करने के लिए था, यानी अभी एक्टिव है। एंथनी को रियलाइज होता है कि मैजिकल स्पेल उस पर लॉक हो चुका है। वो सोचता है ये ऐसे एंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी प्रूडेंट डिसीजन यही है कि बग की तस्करी करे। रन एंथनी रन। वो ह्यूमन से मर्सी प्लीड करना चाहता है, लेकिन स्पीक करने की एबिलिटी नहीं है। एस्केप करते हुए वो लूज रॉक पर ट्रिप कर जाता है। वो एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो हार्मलेस एंट है, लेकिन माना से बना फायरबॉल उसकी तरफ आ चुका है। डायरेक्ट हिट नहीं होता, लेकिन लेग सोर हो जाती हैं। माइंड कहता है मूव,
लेग्स जवाब दे देती हैं इमोबाइल होने पर, और फायरबॉल्स लॉन्च होते हैं। उसे रिमेनिंग विल पावर से खुद को पुश करना पड़ता है। कॉलम्स के पीछे कवर लेने की कोशिश करता है, लेकिन एरो ऑलमोस्ट एब्डोमेन पियर्स कर देता है। अगर उसे अलाइव निकलना है तो इफेक्टिव डिस्ट्रैक्शन चाहिए। पहले उसे सेफ एग्जिट रोड सिक्योर करनी है। रैंडम टनल्स में शफल करता है, टनल सेंस से फीजिबल पाथ जज करता है। 3 पाथवेज पार करने के बाद उसे एक टनल मिलती है जहां से गॉड ऑफुल स्टेंच आ रही है। ह्यूमंस पीछे ही हैं, तो वो मॉन्स्टर की तरह फाइट करता है और दोनों की तरफ 2-वे एसिड शॉट स्क्वाड करता है। डिले तो नहीं होता, बल्कि रिटेलिएशन में एरो आता है। एंथनी रिफ्लेक्स से डक करके विस्लिंग एरो डॉज कर देता है। क्लियर है कि ह्यूमन और एंट मॉन्स्टर रिलेशंस का सपना स्मोक हो चुका है। मल्टीपल फायरबॉल्स उसके पीछे होमिंग मिसाइल्स की तरह चेस करते हैं। भागते भागते वो सराउंडिंग्स भूल जाता है और प्रोट्रूडिंग रॉक से टकरा जाता है, लेकिन गैंडल्फ की ब्लेसिंग से वो सर्वाइव करता है और टाइनी टनल में ब्रीदर लेता है। रियलाइज करते ही वो खुद को कोसता है कि सिचुएशन हैंडल करने में कितना स्टूपिड था। उसे याद रखना चाहिए था कि वो अब ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन प्रिविलेजेस भी खत्म है। अब हर इंटरैक्शन में उसे ये फैक्ट कंसिडर करना होगा कि वो एक मीटर लंबा मॉन्स्टर एंट है। टाइनी टनल के दूसरी तरफ मेनेसिंग हिसिंग साउंड्स आते हैं। उसे तुरंत स्नैप आउट करना है। चॉइस है, सामने हिसिंग सेंटिपीड्स या पीछे ह्यूमंस के फायरबॉल्स। तब फायर वील्डिंग मैन टाइनी टनल में हेड पोक करता है और चॉइस खुद बन जाती है। एंथनी फुल स्पीड से रन करता है क्योंकि मैन के हाथ में फिर से फायरबॉल्स कंडेंस हो रहे हैं। थैंकफुली वो डार्कनेस में डिसअपियर हो जाता है स्पेल कंप्लीट होने से पहले। टनल सेंस एंड नैरो पाथवेज एक्सपर्टली ट्रैवर्स करता है। सेंटिपेड क्लम्प पास है, यह सेंस करके वो इम्प्रॉम्प्टू प्लान बनाता है। प्लान सिंपल है, सेंटिपेड बीस्ट्स को ह्यूमंस के लिए बैट बनाना है। स्टील्थ से वो अपनी प्रेजेंस हाइड कर सकता है। वो सोचता है कि एसिड स्प्रे से इंसेक्ट्स को इरिटेट कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा यही फेट डिसाइड करेगा। एंग्री हॉर्ड से एस्केप रेस अगेंस्ट टाइम होगी। स्टील्थ डीएक्टिवेट करके वो डिसाइड करता है अब या कभी नहीं। रियर एंड एम करके कोरोसिव एसिड शॉट क्लम्प पर स्प्रे करता है। स्पास्टर शॉट हर सेंटिपेड को हिट करता है, लेकिन एनफ कोरोसिव नहीं है उन्हें किल करने के लिए। लेकिन किल करना गोल नहीं था, गोल था उन्हें पिस ऑफ करना, और वो अचीव हो जाता है। डेडली सेंटिपीड्स एंडलेस लेग्स के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। रेस ऑफिशियली शुरू हो जाती है। मिनट्स की इंटेंस रनिंग के बाद एंथनी ऑलमोस्ट रोने लगता है। टनल एंट्रेंस तक पहुंचना बहुत दूर लग रहा है। स्टैमिना खत्म हो सकती है, प्लान फेल हो सकता है, क्लोज कॉल्स होते हैं। सेंटिपीड्स पावरफुल बाइट्स के साथ लंच करते हैं। आखिर लाइट दिखती है और एंथनी सेकंड विंड पाता है। सैल्वेशन सामने है। डिरेंज्ड इंसेक्ट की तरह वो टाइनी टनल से लीप करता है जहां मैन उसे चार करने के लिए रेडी है, लेकिन मैन एक्सपेक्ट नहीं करता कि सेंटिपीड हॉर्ड भी पीछे से ट्रेन की तरह निकल आएगी। कमोशन में एंथनी सेफ लैंडिंग करता है। अब बस एस्केप करना है, लेकिन एंग्री क्रॉलिंग बीस्ट पीछा कर रही है तो आसान नहीं है। रनिंग बेकार लगती है तो वो बॉडी टक करके चांट करता है कि उसे मरना नहीं है। जैसे उसकी डेस्परेट चांटिंग किसी गॉड तक पहुंचती है, सेंटिपीड मॉन्स्टर्स एक्सप्लोड होने लगते हैं। दरअसल ह्यूमंस ही जायंट सेंटिपीड्स को ब्लास्ट और कट कर रहे हैं क्योंकि वो एंट पकड़ने आए थे। एंथनी हेड डाउन रखता है, अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। वो सोचता है शायद केओस में एस्केप मिल जाए। केयरफुली बैटलफील्ड क्रॉल करता है। परफेक्ट एस्केप होता अगर कुछ स्ट्रैगलर सेंटिपीड्स उसे चेस न करते। पीछे की तरफ फोकस करते हुए वो केयरलेस होकर एक ह्यूमन लेग से टकरा जाता है। ह्यूमन का ट्विस्टिंग स्पीयर ऊपर से स्क्यूअर्ड करने आता है, लेकिन एंथनी स्लाइड करके बच जाता है और स्पीयर स्ट्राइक जो उसके लिए एम्ड था पीछे आते सेंटिपीड्स पर गिरता है। वंस अगेन एंथनी गैंडाल्फ द सिस्टम को थैंक करता है क्योंकि हायर पावर की परफेक्टली टाइम्ड इंटरवेंशन से वो बार बार बच रहा है। वो बियर्डेड विजर्ड को और प्रेज करना चाहता है, लेकिन अभी भी डीप ट्रबल में है। लक अलोन 2 एनिमीज को पीछे से रोक नहीं पाएगी। पब्लिक एनिमी नंबर 1 ह्यूमन मेल गार्ड और पब्लिक एनिमी नंबर 2 सेंटिपीड बीस्ट। एनार्की के बीच थोड़ा डिस्टेंस मिलते ही एंथनी स्टेल्थ एक्टिवेट कर देता है। अब अगला मूव प्लान करना है। इस जगह में हाइड कहां करे? उसे एक ओपन डोरवे दिखती है जो गॉड जाने कहां जाती है, और वो डिसाइड करता है कि फिलहाल वही सही है। स्टेल्थ और स्नीकी मूवमेंट से वो डोरवे के अंदर सेफ हाइडिंग स्पॉट सिक्योर कर लेता है। वॉल के पीछे से वो ह्यूमंस और सेंटिपीड्स के बीच की वॉर ऑब्जर्व करता है जो टेक्निकली उसने स्टार्ट की है। उसे थोड़ा टेरिबल फील होता है कि उसने फेलो मॉन्स्टर्स को ह्यूमन गार्ड्स के खिलाफ खड़ा कर दिया, लेकिन सिचुएशन ने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। या तो ह्यूमन ब्लेड के नीचे मरता, या ह्यूमन मैजिक से एक्सप्लोड होता, या फिर नेबर्स को गार्ड से लड़ने देता। इधर क्वाइट सिटी लीरिया में कमांडर टाइटस लेट नाइट तक ऑफिस में काम कर रहा है। स्ट्रेस से उसके फेस की लाइंस और डीप हो गई हैं क्योंकि कुछ फूल्स डंजन सिचुएशन उसे और उसकी लीजन पर छोड़ने को तैयार नहीं। अगर उसकी मर्जी होती तो वो 24/7 डंजन में होता, ना कि डार्क ऑफिस में कैंडल लाइट के साथ पेपर वर्क में फंसा रहता। आजकल उसका काम सेम बात मिलियन टाइम्स रिपीट करना है इंस्टेड ऑफ अपनी बिलवर्ड वेपन स्विंग करना। फ्रस्ट्रेशन में वो ऑलमोस्ट डेस्क तोड़ देता है, फिर खुद को काम करने के लिए फ्रेश मैनर एयर लेने बाहर निकलता है। डिम ऑफिस से बाहर आते ही फॉरवर्ड गैरिजन ट्रूप्स अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। कमांडर टाइटस किसी को एक्नॉलेज नहीं करता, बस स्ट्रेट हॉल से निकल जाता है। हर डोर के पार ट्रूप्स अटेंशन में खड़े हैं। जहां भी वो जाता है लोग काम रोक देते हैं। वो यहाँ गॉड जैसा ट्रीट होता है।
आखिर वो सिंपल वुडन डोर तक पहुंचता है जिसके दोनों तरफ आर्म्ड गार्ड्स हैं। टाइटस ट्रिब्यून ऑरेलिया से सिचुएशन का रनडाउन मांगता है और वो डिलिजेंटली बताती है 15 मिनट पहले एक मॉन्स्टर गार्ड स्टेशन के पास आया, फिर फ्ले कर गया। गार्ड टीम ने सेंट्यूरियन को सिग्नल दिया और कैवर्न में डीपर पुश किया। ह्यूमन गार्ड्स के पर्सपेक्टिव से वो एक ग्रोटेस्क एंड मॉन्स्टर था जिसे हॉटेस्ट फायर और शार्पेस्ट ब्लेड से मारना चाहिए। टाइटस को ये रनडाउन वियर्ड लगता है। वो कंफर्म करता है कि मॉन्स्टर ने हेड ऑन अटैक नहीं किया बल्कि भागा। फिर वो वुडन डोर की तरफ मुड़ता है जिस पर ऑरेलिया पूछती है कि वो कहां जा रहा है। कमांडर कैजुअली जवाब देता है कि वो सप्रेशन एक्सपीडिशन पर्सनली ज्वाइन करेगा। मॉन्स्टर के इंटेलिजेंट बिहेवियर ने उसका इंटरेस्ट पीक कर दिया है। डोर के पीछे गार्ड टीम अभी भी सेंटिपीड से इंटेंस वॉर लड़ रही है। मेजेस अपने बेस्ट स्पेल्स अनलीश करते हैं, बीस्ट्स को बर्न करते हैं। सेंटिपीड्स चाहे कितने भी फेरोशियस हों, माना पावर के सामने मैच नहीं है। एंथनी बेटर पोजीशन लेने की कोशिश करता है लेकिन पैंडेमोनियम के बीच लॉक हो जाता है। सिर्फ स्टेल्थ उसे सेफ रख रही है। एनीवन देख सकता है कि ये वॉर अब फाइट नहीं, प्लेन स्लॉटर बन चुकी है। एंथनी पावरलेस फील करता है, इतना पावरलेस कि बैटल में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। वो लॉन्ग रेंज मैंडिबल से एनिमीज मिन्स नहीं कर सकता। ऐसे क्लूलेस टाइम में वो गैंडल्फ से पूछना चाहता है क्या करे, लेकिन इंस्टेड उसे फेमिलियर ह्यूमन फिगर से क्रिस्पी स्लैप मिलता है। वो ह्यूमन एंथनी की इमेजिनेशन को थैंक करता है वेकअप कॉल के लिए। ब्राइट साइड ये है कि इन मिस एडवेंचर्स ने कई क्यूरियोसिटीज कंफर्म कर दी हैं। फर्स्ट, ह्यूमन स्पेल्स के फॉर्म में मैजिक एग्जिस्ट करता है। सेकंड, ह्यूमन सोसाइटी भी है। थर्ड, पावर गैप ह्यूज है एंड सेल्फ और ह्यूमंस के बीच मैसिव डिफरेंस है। एक और गेम चेंजिंग लेसन मिला है। एट्रीब्यूट किंग है एचपी। स्टोन शार्ड्स और फायरबॉल से ब्लास्ट होकर उसका एचपी क्रिटिकल पॉइंट तक गिर जाता है। 15 एचपी पर आ जाता है जो प्रैक्टिकली हाफ है। कम से कम अब उसे पता है कॉम्बैट में कितना डैमेज होगा, लेकिन अब मिसिंग हिट पॉइंट्स रिजेनरेट करने होंगे। वो सोचता है शायद एचपी टाइम से रिकवर होगा या शायद मैन्युअली वंड्स हील करने होंगे, लेकिन वॉर ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। ग्राउंड पर एंडलेस बीस्ट कॉर्प्सेस बफेट की तरह पड़े हैं, कुछ फ्लेम्स से कुक्ड भी हैं। अब लॉक इन करना है क्योंकि बायोमास का माउंटेन सामने है। एंथनी प्राइमल इंस्टिंक्ट पर एक्ट करता है, स्ट्रॉन्गर क्रीचर्स को इंजेस्ट करता है। हर सेकंड के साथ स्ट्रॉन्गर बनता है। बफेट के एक साइड से दूसरे तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन हार्वेस्ट बाउंटीफुल है। एंड में वो इतना फुल है कि मूव और ब्रीथ मुश्किल है। माइंड में वो किंग लेवल फीस्ट इमेजिन करता है जैसे गैंडल्फ ने इंटेंट किया हो, लेकिन रियलिटी टंग पर आते ही हिट करती है। सेंटिपीड मीट टेस्ट अबहॉरेंटली हॉरेंडस है। इतना डिस्गस्टिंग मीट कंज्यूम करने के बाद वो वॉमिट कर देता है। टेस्ट असाइड, बायोमास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीस्ट अनलॉक करता है बेसिक प्रोफाइल ऑफ अंगुइस कोलिंद्रा। वो तुरंत ओपन करता है, लेकिन इन्फो यूजलेस है, बस स्ट्रॉन्ग क्लॉ और वेनमस टेल स्पाइक मेंशन है। बायोमास स्पेंड करने से पहले वो स्टैट्स चेक करता है। स्किल्स और स्टैट्स स्मूथली प्रोग्रेस कर रहे हैं। एचपी भी थोड़ा रिकवर हो रहा है। अब उसके पास 2 बायोमास पॉइंट्स हैं। होली बुक ऑफ पाथ कहता है सिस्टम सभी बीइंग्स को अपलिफ्ट करेगा, लेकिन यूनाइटेड मॉर्टल काइंड ही फाइनल डेस्टिनेशन पा सकती है। होम में प्लॉप होकर एंथनी फाइनली रिलैक्स करता है। ग्लोरियस गैंडाल्फ से पीसफुल डे प्रे करता है। उसके सामने 2 टास्क्स हैं। फर्स्ट, आइस को +3 म्यूटेट करना है जिसके लिए एक और बायोमास चाहिए। सेकंड, नेस्ट मूव करना होगा ताकि स्लिप अप ना हो। रेस्ट के बाद वो काम पे लग जाता है। नेस्ट से बाहर निकलते ही देखता है वॉर अभी भी रेजिंग है। परफेक्ट डे फिर से फ्लेम्स में चला गया, फिर भी काम खुद नहीं होगा। हिडन रहकर वो फायरी बैटलफील्ड से दूर क्रॉल करता है। स्टेल्थ में कैवर्न्स एक्सपर्टली ट्रैवर्स करता है। वो वंडर करता है ये सोल्जर्स इस कर्स्ड प्लेस में कर क्या रहे हैं। वो हर मॉन्स्टर को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो मिस्टिकल वाटर पूल तक पहुंचता है तो एंथनी देखता है कि ह्यूमन सोल्जर्स ने पूरा एरिया टेक ओवर कर लिया है। वाटर की सरफेस पर फैंसी टेक्नोलॉजी और फंकी क्रिस्टल्स तैरते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो एक पल के लिए एनामर्ड हो जाता है। लेकिन फिर वो अपना हेड शेक करता है और खुद को रिमाइंड करता है कि अभी गेम पर फोकस करना है। सेफ्टी के कॉस्ट पर मैजिक को मार्वल करने का टाइम नहीं है। दिन बीतते जा रहे हैं और इस जगह से जिंदा निकलने का सपना और दूर होता जा रहा है। अभी की हालत में पूरी बटालियन के पास से स्नीक करना ओवर कॉन्फिडेंस होगा। नेस्ट में बुरो करना भी सेफ नहीं है क्योंकि रैड हो सकता है। रियलिस्टिकली एक ही वायबल ऑप्शन बचता है, लेकिन अपग्रेड्स के बिना वो चॉइस अर्ली डेथ में बदल जाएगी। शायद उसे एंड कोफिन भी न मिले। फिलहाल एक ही रास्ता है और वो है वापस स्पॉन पॉइंट जाना, क्रोका बीस्ट की लेयर में। एक आखिरी बार वो अपने नेस्ट को इमोशनल फेयरवेल देता है जिसने अब तक उसे सेफ रखा। अगर कुछ एंड ब्रोज साथ होते तो वो जगह रियल होम बन सकती थी। एंड ब्रोज की बात आते ही वो सोचता है शायद बर्थ नेस्ट ढूंढने का यही सही टाइम है। अगर कॉलोनी से रियूनाइट हो जाए और अपने काइंड के साथ मिल जाए तो ये लाइफ उतनी बुरी नहीं होगी। बीस्ट जिसने उसे बर्थ से पहले स्नैच किया था
वो बहुत दूर नहीं गया होगा। अगर डिटेल सही याद हैं तो कॉलोनी स्पॉन पॉइंट के 3 बरोज में से किसी एक में होगी। अनसर्टेनिटी के बावजूद पॉजिटिव रहकर एंथनी आगे बढ़ता है। अल्टीमेट गोल है क्वीन और एंड ब्रोज को ढूंढना। शायद रियूनियन पर मदर को हक भी दे सके। पूल से दूर लाइट फॉलो करते हुए वो फुल स्पीड से मूव करता है। कैवन वॉल्स की वेन्स पहले से ब्राइटर और ज्यादा फ्रीक्वेंटली पल्सेट करती दिखती हैं। सीन ट्रूली पिक्यूलियर है। वेनी टनल के एंड पर पहुंचकर वो स्लो हो जाता है और आगे स्काउट करता है। उम्मीद करता है कि कोई थ्रेट पाउंस न करे। ओपन स्पेस चेक करने के बाद वो राहत की सांस लेता है। फिलहाल क्लियर है। ऑप्टिमल पाथ ढूंढने के लिए वो टनल सेंस एक्टिवेट करता है। मैपिंग उसे कर्स्ड सरफेस और नास्टी ह्यूमन आर्मीज से दूर ले जाएगी। कुछ मिनट्स बाद एंटेना करीब 100 मीटर्स दूर हवा में डिस्टिंक्ट चेंज फील करते हैं। वो उस डायरेक्शन पर हाइपर फोकस करता है, इतना कि वॉल से हेड टकरा जाता है। सिग्नल आगे है, लेकिन 2 पाथ्स लीड कर सकती हैं। गैंडल्फ जैसे उसे कॉल करने को कह रहा हो। प्रिलिमिनरी स्कैन के बाद दोनों ऑप्शंस अनफेवरेबल लगते हैं। एक्यूरेसी के लिए वो एक्यूमुलेटेड बायोमास एंटेना अपग्रेड पर डंप कर देता है। आईसाइट अपग्रेड की तरह सीरिंग पेन आता है और वो जमीन पर रोल करता है। क्रूअल गैंडल्फ को कर्स करता है कि सर्वाइवल चांस बढ़ाने के लिए इतना सफर क्यों। रिफाइंड सेंस से कंफर्म होता है कि एक पाथ में फेंट लेकिन प्रॉमिसिंग सेंट है। जो ट्रेल इंस्टेंट डेथ जैसा नहीं लगता वही चूज करता है। डिलिबरेशन के बाद वो पुश फॉरवर्ड करता है। मंत्रा है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाफे पहुंचते ही एंटेना स्प्रिंग अप करते हैं और बॉडी में इलेशन भर जाती है। उसे फेरोमोन की विफ फील होती है। एंट्स फेरोमोन ग्लैंड से ट्रेल छोड़ती हैं जिसे बाकी फॉलो करते हैं। शायद एंड ब्रोज उसे होम बुला रहे हैं, लेकिन अगर उसे पता होता आगे क्या है तो वो सेलिब्रेट नहीं करता। सिल्क ट्रैप्स की वेब्स बिछी हैं और कोई क्रीचर पेशेंटली वेट कर रहा है। एंटनी हवा की तरह मूव करता है, एक्साइटेड की कॉलोनी बीकन जला रही है, लेकिन हाफवे खुद को चेक करता है। ओवर जेलस होने का कॉस्ट उसे याद है। एचपी अभी मैक्स नहीं है। अननोन पाथ पर आगे बढ़ता है, सेफर ट्रेल ढूंढने की उम्मीद में। टनल इरेगुलर हो जाता है, जिगजैग डायरेक्शंस में मुड़ता है। वाइब्रेशन स्ट्रांग होती जाती हैं। गट कहता है कुछ होने वाला है। आखिर बॉटलनेक आता है, मेसी नेटवर्क ऑफ पाथ्स में स्प्लिट होता है। डायरेक्शन ट्रैक करते करते डिजीनेस होने लगती है। थैंकफुली टनल सेंस लेवल 2 हो चुका है, जिससे अंडरग्राउंड डायरेक्शन मेंटेन करना आसान है। ये स्किल वाइंडिंग रोड्स नेविगेट करने का सबसे रिलायबल टूल है। सप्लीमेंट के लिए वो सिंपल सिंबल्स मार्क करने का प्लान करता है ताकि ट्रेवर्स्ड राउट्स याद रहें। फर्स्ट चॉइस टफेस्ट है, फिर भी राइट हैंड पाथ स्नैप पिक करता है, लेकिन ये राउट उतना फॉर्चुनेट नहीं निकलता। क्लियरिंग में पहुंचते ही वो देखता है लिजर्ड टेल्स वाले रैट्स बोन्स नॉ कर रहे हैं। एंथनी तुरंत टर्न लेकर वापस भागता है। ब्रेथ कैच करते हुए नेक्स्ट मूव सोचता है। राइटमोस्ट रूट के एंट्रेंस पर सीलिंग पर सिंपल एक्स मार्क कर देता है, इंस्टेंट डेथ एम्फसाइज करने के लिए। नेक्स्ट टनल में इनिशियली सेफ फील होता है, ऑलमोस्ट प्लेजेंट। यही कंप्लेसेंसी किल कर सकती है। थैंकफुली इंस्टिंक्ट्स उसे बचाते हैं। वॉल ट्रेवर्स करते हुए नीटली लेड स्पाइडर वेब ग्लिम्स होती है। लेवल 2 आईसाइट ना होती तो वो ट्रैप में फंस जाता। एनिमी टेरिटरी में हेड फर्स्ट जाना स्टोरी का एंड होता। एंथनी पिस्ट हो जाता है। स्पाइडर्स खुद को इंसेक्ट वर्ल्ड का किंग समझते होंगे। एलैबोरेट वेब बनाकर दूसरों पर फीड करते हैं। उसकी नजर में वो लेजी बम्स हैं जो खुद मेहनत नहीं करते। वर्कर एंट को वो ऑनर का पिनेकल मानता है। अगर उसके पास 200 ब्रदर्स होते तो वो स्पाइडर से कभी नहीं डरता। वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते कितना हेट है उसे उन वेब स्लिंग फ्रीक्स से। प्रेस ऑन करने का डिसाइड करके वो पेस स्लो करता है। वेब्स हर तरफ हैं, आर्किटेक्ट दिखता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नियर बाई नहीं है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना है अभी प्रायोरिटी है। ऑप्टिमल पाथ जानने का यही तरीका है। ट्रिकी स्टिकी जोन क्रॉस करके वो ग्राउंड पर क्रॉल करता है जहां ट्रैप्स कम है। अपनी मैंडिबल का इस्तेमाल करते हुए एंथनी फ्लोर से एक लूज पेबल तोड़ लेता है, जिस पर वो थोड़ा सा वाइंड अप लेकर उस पेबल को स्पाइडर वेब्स के पूरे मास में उछाल देता है और एक थैक के साथ वो एलैबोरेट ट्रैप खराब हो जाता है। यह देखकर कि रॉक थ्रोइंग रास्ता साफ करने का इफेक्टिव तरीका है, वो लगातार पेबल्स फ्लिंग करता रहता है। फिर वो एक और पेबल मैंडिबल में पकड़ता है और अपनी पिच पर काम करता है, जिस पर वो खुद को वेब्स में रॉक्स फेंकने वाला शो ओतानी समझने लगता है। जब वो इनफ वेब्स क्लियर कर देता है और एक रिलेटिवली सेफ पाथ बना लेता है, फिर वो आगे डैश करता है। उसे पता है कि इस डेथ ट्रैप का आर्किटेक्ट आसपास ही हाइड कर रहा है। वेब स्ट्रक्चर को तोड़कर और पीबल्स को उसमें फंसाकर वो मॉन्स्टर को सरफेस पर आने पर मजबूर कर देता है। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, अरेक्निड फ्रीक आखिर अपना अगली मग दिखा देता है, जिसे देखकर लगता है कि वो सोच रहा है लंच खुद चलकर आ गया है। एंथनी को बस एक नजर देखनी पड़ती है और वो ऑलमोस्ट उल्टी कर देता है, क्योंकि वो चीज बेहद हिडियस लगती है। उसके 8 फरी लेग्स हैं जो मुश्किल से उसके फैट बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं। एंट के परफेक्ट 3 बॉडी सेगमेंट्स और 6 फंक्शनल लिम्स के मुकाबले स्पाइडर्स उसे अबोमिनेशन लगते हैं। एंथनी के नॉलेज के हिसाब से स्पाइडर्स फूड चेन में नीचे होते हैं और लगभग उसी के साइज के होते हैं। उसके सामने वाला शायद कोई हाई लेवल मॉन्स्टर नहीं है। अगर ये मैनी लेग्ड फीन थोड़ी देर स्टिल बैठ जाए तो वो लॉन्ग रेंज अटैक के लिए डिस्टेंस एक्यूरेटली गेज कर सकता है। अपना बट हल्का सा विगल करके एम परफेक्ट करता है और मैक्सिमम प्रिसीजन के लिए लास्ट सेकंड तक होल्ड करता है। फिर विंड और प्लेसमेंट कैलकुलेट करके एसिड शॉट छोड़ देता है। नास्टी ग्रीन गू सीधे उस हैरी बीस्ट पर गिरता है और उसका इफेक्ट इंस्टेंटली महसूस होता है। हेयर और फ्लैश जलते और मेल्ट होते हैं।
जिससे एक गास्टली हिसिंग साउंड निकलती है। हालांकि उसके पास कुछ अपग्रेड्स हैं, फिर भी उसकी आईसाइट अभी रेगुलर स्पाइडर के मुकाबले मैच नहीं करती। लकीली उसके पास स्टेल्थ है जो उसकी डिफिशिएंसी कवर करता है। फर्स्ट शॉट थोड़ा फंबल हो गया, इफेक्ट नास्टी था, लेकिन वो सिर्फ स्पाइडर की एक लेग पे लगा। उस फर्स्ट असॉल्ट के बाद एंथनी क्वाइटली उस क्लूलेस स्पाइडर को फॉलो करता है जो शैडोज में खुद को सेफ समझ रहा है, लेकिन एंथनी की स्टॉकिंग स्किल्स टॉप नॉच हैं। स्टेल्थ की मदद से बेटर एंगल मिलते ही वो सेकंड एसिड शॉट फुल कॉन्फिडेंस के साथ फायर करता है। इस बार सब्सटेंस टारगेट को स्क्वायरली हिट करता है और हिसिंग साउंड और तेज हो जाती है क्योंकि स्पाइडर जिंदा ही मेल्ट हो रहा है। सॉल्ट और ऐड करने के लिए एंथनी स्टेल्थ डीएक्टिवेट करता है और स्पाइडर को डिलिबरेटली टॉन्ट करता है कि वो उसे चेस करे, क्योंकि यही तरीका है उसे उसके होम कोर्ट एडवांटेज से अलग करने का। डिस्पाइट सारी बातों के, एंथनी एडमिट करता है कि स्पाइडर के रैम्पेज के ख्याल से वो अपने कैरापेस के अंदर शिवर कर रहा है, फिर भी वो सेफ जोन तक पहुंच जाता है। अगर वर्स्ट केस हो जाए तो वो वुल्फ लिजर्ड पैक के पास सर्कल बैक कर सकता है, जिस पर स्पाइडर और वुल्व्स आपस में फाइट करें और वो साइड लाइन से देखें। परफेक्ट वर्ल्ड में डम डॉग्स इनकमिंग मैनी लेग्ड फ्रीक पर फोकस कर देंगे और वो स्लिप होकर सेफ्टी में चला जाएगा, जिसे वन माइट से परफेक्ट क्राइम कहा जा सकता है। लकीली उसे इतने अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स वाले प्लान पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। इंजर्ड स्पाइडर भी उतना ही कॉशियस दिखता है जितना वो खुद है। आखिर क्यों वो मूव करे जब वेब के अंदर बैठकर सिल्वर प्लेटर पर प्रे आने का वेट कर सकता है। गुड मील मिलने के बाद स्पाइडर फुल हील हो जाएगा, यह सोचकर एंथनी खुद को स्पाइडर इमेजिन करता है, जैसे वो डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट कर रहा हो और फ्री बायोमास रीप कर रहा हो। वो स्पाइडर्स को कर्स करता है कि इस रूथलेस डंजन में इजी मोड क्रीचर्स बने हुए हैं। उसका रेज स्काई तक पहुंच जाता है। अपने फ्यूरी को काम करने के लिए एंथनी डिसाइड करता है कि स्पाइडर को सूनर रादर देन लेटर मरना होगा। फर्स्ट एनकाउंटर के बाद एक दिन बीत चुका है और भले ही वो पिस्ड है, फिर भी वो ऑड्स मेटिकुलसली वे करता है। लॉन्ग डिलिब्रेशन के बाद वो कंक्लूड करता है कि ऑड्स उसके फेवर में है। फर्स्टली टनल अनयूजली ब्राइट है और +2 साइड सेट के बावजूद लाइट उसे सर्विसेबल बनाती है, जिस पर एनिमी स्पॉट करना मुश्किल नहीं होगा। सेकेंडली रॉ एस्टिमेटेड स्टैट्स के हिसाब से स्पाइडर और वो इवनली मैचड लगते हैं, बस वेब एडवांटेज हटाना जरूरी है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वो सोचता है कि अगर सब सही गया तो न्यू बायोमास खा पाएगा और हार्ट का एंगर काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन यही है कि उस फ्रीक को वेब से बाहर कैसे ल्योर करे। फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट है क्योंकि कल के 2 एसिड अटैक्स से उसने लगभग 5 HP चंक कर लिया था। सेफेस्ट तरीका यही है कि एराक्निड को लगातार हरास करे, मल्टीपल एम्बुश करे, जब तक एंथनी प्रिवेल न करे। आखिर पॉइजन फैंग्स का एक हिट उसे हॉट वाटर में डाल सकता है। एंटेना फॉरवर्ड, आईज ओपन और ब्रेन पूरी तरह हंट पर फोकस्ड है, जिस पर एंथनी आगे बढ़ता है। वो एक भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकता। वेब रिडल्ड पाथ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो हर इंच इन्वेस्टिगेट करता है। पहले आर्किटेक्ट का कोई साइन नहीं मिलता। लकीली उसे नियर बाय स्पाइडर एग्स का पाइल मिलता है। थोड़ा क्रूअल है, लेकिन यही बेस्ट टूल हो सकता है उस इंसेक्ट को हाइडिंग से बाहर लाने के लिए। कल के पेबल्स की तरह वो एग्स वेब पर टॉस करना शुरू करता है। उम्मीद करता है कि स्पाइडर सोचे जूसी प्रे एंटैंगल्ड हो गया है। एंथनी लगातार टॉस करता रहता है जब तक उसका मॉर्टल एनिमी शो ना हो जाए। लास्ट एग फेंकने के बाद वो नियर बाय रॉक के पीछे हाइड हो जाता है और एग्स पर क्लियर साइट लाइन रखता है। कुछ आवर्स गुजर जाते हैं, लेकिन उस कावर्ड का कोई साइन नहीं मिलता। शायद पिछली बार के बाद वो चिकन बन गया है। श्योर होने के लिए वो एक पेबल उठाता है और स्टक एग्स के क्लम्प में फेंक देता है, लेकिन ओल्ड ट्रिक काम नहीं करती। तब वो प्लान के सेकंड फेज पर मूव करता है। ये फेज ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं, फिनेस मांगता है। वो छोटे लूज पेबल्स उठाता है जो वेब को शेक या ब्रेक न करें। टाइनी पेबल्स टॉस करने के बजाय वो जेंटली उन्हें वेब पर प्लेस करता है, जिससे बेयरली मूवमेंट होती है। इस टेक्निक से वो वेब वॉल को साइलेंटली बाईपास करना चाहता है। इनफ कवरेज मिलते ही वो इनर सैंक्टम में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, बिना अलार्म टिप किए। साइलेंट टेक से बड़ा गैप बनाकर एंथनी कॉशियसली एनिमी टेरिटोरी में डीप वेंचर करता है। वो पहले कभी इतना डीप अनचार्टेड एरिया में नहीं गया। अटमोस्ट कॉशन जरूरी है क्योंकि हिडन थ्रेड्स पैरों के नीचे हो सकते हैं। एक सिंगल लैप्स कंसंट्रेशन उसे हेल्पलेसली स्टक कर सकता है और ऐसी मिस्टेक डेडली हो सकती है। कुछ ही मिनट्स बाद उसके सेंसेस वार्न करते हैं कि पीछे से थ्रेट आ रहा है। स्पाइडर शायद पूरे टाइम उसे स्पाई कर रहा था। वो पेशेंट इनफ था उसे होम कोर्ट में आने देने के लिए, लेकिन स्टूपिड इनफ पीछे से अप्रोच करने के लिए। एंथनी अपने बट का ऑरिफिस खोलता है और एक और एसिड शॉट लूज करता है, जो क्रिटिकल हिट साबित होता है। अब डील सील करने के लिए एक ही काम बचा है। मॉकिंग लाफ के साथ एंथनी वेब रिडन टेरिटरी से बाहर रन करता है और स्केदिंग इंसल्ट्स फेंकता है। वो खुद को विंड जैसा फील कर रहा है, प्लेन्स पर लीप करती गजेल जैसा, लेकिन वो ज्यादा कॉकी हो जाता है और मिड एयर एक लूज वेब थ्रेड में स्नैग हो जाता है। वो ट्रिप होकर फेस फर्स्ट जमीन पर गिर जाता है और खुद को कर्स करता है कि एक्टिंग लाइक एन एस क्यों किया। अब उसे लग रहा है कि शायद वो अपनी कॉलोनी से मिले बिना या एक भी फेलो एंट को देखे बिना ही मर जाएगा, जिस पर एंथनी जोर जोर से रोने लगता है। वो अभी बहुत छोटा है, 1 महीने का भी नहीं हुआ है और फिर भी यहाँ एंड होने वाला है। वो पूरे 1 मिनट तक सिसकता रहता है, लेकिन कुछ भी ग्रिम नहीं होता है। फिर उसे पता चलता है कि जिस लूज थ्रेड में वो फंसा था वो तो बड़ी आसानी से टूट गया। जब वो पीछे मुड़कर देखता है
तो बिग बैड स्पाइडर जमीन पर उल्टा पड़ा होता है। उसका एब्डोमेन अभी भी एसिड शॉट से सिजलिंग कर रहा है। उसने इस अराक्निड फ्रीक को काफी ओवर एस्टिमेट कर लिया था। अपने प्रे को कंज्यूम करने के बाद उसे एक नया बायोमास सोर्स मिलता है, पूर अरनाया। पता चलता है कि वो एक न्यूबॉर्न स्पाइडर मॉन्स्टर था। एंथनी खुद को बेबी किलर समझने लगता है और नाम उसे सूट भी करता है। उसे डर है कि इतना सा मीट खाकर शायद एक भी बायोमास पॉइंट न मिले। वो एडमिट करता है कि उसका रेज गलत डायरेक्शन में गया था। बस कुछ एसिड ब्लास्ट्स में ही स्पाइडर क्रोकेट कर गया। रिकवर करने का कोई मौका नहीं मिला और उसका हेल्थ पूल जल्दी जीरो हो गया। किल से मिलने वाला एक्सपीरियंस भी ज्यादा हेफ्टी नहीं था, लेकिन सरप्राइज ये मिलता है कि नई स्पीसीज अनलॉक करने और उसका मीट खाने पर उसे 2 बायोमास पॉइंट्स मिल गए। थोड़ा काम होकर वो वेब रिडन एरिया से बाहर निकलता है और रास्ते में स्टिकी ऑब्स्टिकल्स डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता है। अब लेवल 3 आईसाइट उसकी रीच में है। विजन लाइफ थ्रेटनिंग रेंज से बाहर आते ही वो बॉडी के बाकी एस्पेक्ट्स अपग्रेड करने पर फोकस कर पाएगा। शायद अब वो ट्रिक्स के बिना भी फाइट कर सके, लेकिन फिर वो खुद को रोकता है क्योंकि विशफुल थिंकिंग पर डिपेंड नहीं कर सकता। एंटनी को स्ट्रांग बनना है और एडल्ट एंट में ग्रो करना है। मोस्ट ऑब्वियस तरीका है ज्यादा एक्सपी गेन करके लेवल अप करना। उसके लिए उसे सेफ हंटिंग ग्राउंड एस्टैब्लिश करना होगा। हमेशा की तरह वो स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करके वाइंडिंग टनल्स में डीपर जाता है। स्पाइडर नेस्ट से ज्यादा दूर नहीं, उसे एक मैसिव क्रेटर दिखता है जो नीचे अंधेरे में जा रहा है। सेफ असम्पशन यही है कि जितना डीप स्पॉट होगा उतना डेंजरस होगा। अगर ऐसा है तो अभी इस जगह एक्सप्लोर करना सही नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ने पर बाद में ट्राई करेगा। अपग्रेड एंटीना से वो टनल सेंस को नीचे डायरेक्ट करता है डेंजर गेज करने के लिए, लेकिन डेप्थ इतनी ज्यादा है कि स्वीप प्रॉपर नहीं हो पाता। जब तक चॉइस है वो इस ओमिनस क्रेटर को प्योरसू नहीं करना चाहता। ये डेड एंड जैसा लगता है, लेकिन ऊपर की लैंड भी सेफ नहीं है क्योंकि ह्यूमंस का सर्टेन डेथ थ्रेट लूम कर रहा है। एंथनी 2 एक्सट्रीम डेंजरस चॉइसेस के बीच सैंडविच्ड है और सिचुएशन माइग्रेन इंड्यूसिंग बन जाती है। सिंस इवेंचुअली उसे सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, वो डबल बैक करके बाकी राउट्स चेक करने का डिसाइड करता है। क्रेटर के आसपास स्किटर करते हुए उसे कुछ स्प्लिटिंग टनल्स मिलते हैं। इस जगह ज्यादा पाथ्स मतलब ज्यादा मॉन्स्टर्स। कुछ घंटे एक्सप्लोर करने के बाद उसे शक होता है कि वो लूप में घूम आया है और टनल उसे फिर वहीं ले आया है जहां से चला था। इस बार रास्ते में कुछ न्यू स्पीसीज भी दिखते हैं। हर अनचार्टेड टेरिटरी में वो वॉल सेक्शंस चेक करता है जहां टेम्पररी नेस्ट बना सके। स्टेबिलिटी कंफर्म करने के बाद मैंडिबल्स से डिगिंग शुरू करता है और एक टेम्पररी नेस्ट बना लेता है। ये होल उसे आउटसाइड वर्ल्ड से थोड़ा प्रोटेक्शन देता है। फ्लिम्जी है, जल्दी में बना है, लेकिन खुले में रहने से बेहतर है। इस बार वो ज्यादा डीप डिग नहीं करता। ऐसा स्पॉट चुनता है जहां ऊपर से स्पाई नेस्ट बना सके और ग्राउंड का परफेक्ट व्यू मिले। नेस्ट बनाते बनाते उसका डिगिंग स्किल लेवल 4 हो जाता है। एंथनी खुद से काफी प्लीज्ड है। कॉम्बैट में स्किल यूजलेस लगे, लेकिन इंप्रूवमेंट तो इंप्रूवमेंट है। डंजन में लिमिटेड टाइम के बावजूद उसे अपनी ग्रोथ पर प्राउड फील होता है। अभी भी छोटा मॉन्स्टर है, लेकिन शुरुआत से काफी आगे आ चुका है। स्किल्स ट्रिकी सिचुएशंस में होन होकर लेवल अप हुई हैं। कॉम्बैट में अभी भी वीक है, लेकिन जर्नी अभी शुरू हुई है। अगर उसे इस न्यू टेरेन एक्सप्लोर करना है तो रेस्ट जरूरी है। एंथनी पहले इंसेक्ट्स रेस कर चुका है। उसे पता है एंट्स नॉर्मली स्लीप नहीं करती। वो टॉर्पर स्टेट में जाकर एनर्जी कंजर्व करती हैं। फिर भी उसे मेटाफोरिकली आइज क्लोज करने का फील पसंद है। शायद ह्यूमन हैबिट का रेमनेंट है। फुल नाइट रेस्ट के बाद उसका माइंड रिफ्रेश्ड है और पीक परफॉर्मेंस पर है। अब एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करनी है। आज का गोल है एक और बायोमास पॉइंट सिक्योर करना ताकि आईसाइट इंप्रूव कर सके। उसके बाद लेग्स, कैरापेस, मैंडिबल्स या एसिड ग्लैंड पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। इन अपग्रेड से हंटिंग कंफर्टेबल और सिक्योर होगी। किल्स से एक्सेप भी मिलेगा, एक्सेप से लेवल्स और स्टैट्स बढ़ेंगे, जिससे एडल्ट एंट बनने का प्रोग्रेस होगा। स्टेल्थ ऑलरेडी लेवल 3 है। शायद न्यू मॉन्स्टर्स शैडो करते करते और लेवल अप हो जाए, लेकिन फर्स्ट टर्न ही उसे मार्क टनल में ले जाता है। पाथ फेमिलियर लगता है और समझ आता है कि वो सोल्जर्स वाले एरिया के पास फिर आ गया है। ब्राइट साइड ये है कि उसके माइंड में रफ मैप फॉर्म हो रहा है। लार्ज मेन टनल्स हाईवेज की तरह हैं, जहां बिगेस्ट थ्रेट्स मूव करते हैं, और स्मॉल टनल्स बैक स्ट्रीट्स की तरह जहां वीकर फोज नेस्ट करते हैं। एक रॉन्ग टर्न ने काफी टाइम वेस्ट किया। डे बैड नोट पर शुरू हुआ। बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बार इन्फॉर्म डिसीजन लेता है और नए ट्रैक पर बढ़ता है। बायोमास सोर्स ढूंढने में इतना लॉग्ड इन है कि उसे पता ही नहीं चलता कि टनल सेंस लेवल 3 हो गया। एक्यूरेट मैपिंग से एक्सपी फनल हो गया होगा। उसे थोड़ा वियर्ड फील होता है कि सिस्टम उसके थॉट्स मॉनिटर कर सकता है। टेम्पररी नेस्ट के पास उसे 2 न्यू मॉन्स्टर टाइप्स दिखते हैं। फर्स्ट है 3 टेल्ड रैट, हर टेल के एंड पर डेडली स्पाइक। फ्रीकी रोडेंट्स हैं। सेकंड है मॉलस्क जैसा क्रीचर, लॉन्ग स्लाइमी बॉडी और ब्राइटली कलर्ड ऑर्गेनिक स्पाइन्स के साथ। वो बेट लगाता है कि ये पॉइजनस होंगे। साइज में कम से कम उससे ट्वाइसन है और वॉल्स पर मूव कर सकते हैं। सेफ रहने के लिए वो उनके नास्टी ट्रेल्स अवॉइड करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट हंट टारगेट पर डिलिबरेट करते हुए उसे वो फेंट और स्वीट साउंड सुनाई देता है जिसका वो वेट कर रहा था। टनल के आगे क्योटिक ग्राउलिंग और क्लॉज की आवाजें आ रही हैं। अपॉर्चुनिटी सोचकर वो शैडो फॉक्स की तरह स्पीड बढ़ाता है। गेम लाइक सिस्टम मिलने के बाद वो समझना चाहता है कि ये एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है और इसकी इंट्रिकेसीज क्या हैं। उसके माइंड में कई क्वेश्चन घूम रहे हैं। सिस्टम एक्सपी कैसे अवॉर्ड करता है जब कोई मॉन्स्टर मरता है, ये सवाल एंथोनी के दिमाग में घूम रहा है।
क्या डैमेज करने वाले सबके बीच एक से इवनली डिवाइड होता है या सिर्फ वही एक से भी पाता है जो लास्ट हिट देता है? अब तक जो उसने ऑब्जर्व किया है उसमें उसे कभी कॉम्बैट के दौरान एक्सेप्ट गेन का सिस्टम अनाउंसमेंट नहीं मिला। मैसेज हमेशा तब आता है जब प्रे एक्सपायर हो जाता है, जिस पर यह प्रैक्टिकली कंफर्म होता है कि एक्सपी सिर्फ फो की डेथ पर ड्रॉप होता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए उसे थ्योरीज टेस्ट करनी होंगी। थैंकफुली एक परफेक्ट सीनरी सामने आ जाता है। जो कैओटिक साउंड्स उसने सुने थे वो क्रोक बीस्ट और सेंटिपेड आर्मी के बीच ऑन आउट वॉर के थे। गंधाल की शाइनिंग बियर्ड की कसम खाकर एंथनी मानता है कि उसे उन स्टूपिड सेंटिपीड से दिल की गहराई से नफरत है। सेंटिपीड्स क्राउड बनाकर खुद को ग्रेट समझते हैं, लेकिन क्रॉक बीस्ट भी फाइट दिए बिना डाउन नहीं होने वाला। वो ऑलरेडी कुछ नास्टी बास्टर्स को गिरा चुका है। रेप्टाइल हर ओपोनेंट को वॉच और रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके पास स्ट्रेंथ और स्पीड है मॉन्स्टर्स को रिप अपार्ट करने की, लेकिन सेंटिपीड्स बहुत स्लिपरी हैं। सीलिंग से फ्रंट रो सीट लेकर एंटनी खुश है कि मौका मिले तो इस फाइट में चिप इन करेगा, चाहे उसका बिजनेस हो या नहीं। जैसे ही एक सेंटिपीड शेक होकर स्लो होता है, क्रॉक बीस्ट लंच करता है, जिस पर उसी स्प्लिट सेकंड में एंथोनी भी पिच इन करने के लिए रेडी हो जाता है। रेप्टाइल के रिप करने से पहले ही वो थिक एसिड शॉट क्रिटिकल हिट के लिए छोड़ देता है। एसिड से मेल्ट होने का दर्द सेंटिपीड को डिसेबल कर देता है और वो क्रोका बीस्ट के लीथल बाइट के लिए इजी प्रे बन जाता है। रेप्टाइल डेथ ग्रिप पकड़कर हंग्री प्रेडेटर की तरह नहीं छोड़ता। बोल्ड स्ट्राइक करते हुए वो खुद रिटेलिएशन के लिए ओपन हो जाता है। सीलिंग से हाइड रहकर एंथनी देखता है कि 3 रिमेनिंग सेंटिपीड्स अलग एंगल से स्प्रेड होते हैं। पहला रेप्टाइल के नेक पर कॉइल होकर स्ट्रैंगलिंग अटैक करता है। ग्रिप स्ट्रांग होती तो लीथल होता, लेकिन रेप्टाइल की टेल उसे स्वीप कर देती है। अब सेंटिपीड समझ जाते हैं कि टेल वेपन है जिसे न्यूट्रलाइज करना होगा। बाकी 2 टेल को इक्वेशन से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइव हैं कि कीक्रॉक बीस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी डिसेबल कर पाएंगे। जब मैनी लेग्ड फ्रीक्स एग्रो ले रहे हैं, एंथनी स्नीकली एसिड शॉट रेप्टाइल की बैक पर छोड़ देता है। एसिड बर्न और पॉइजन डैमेज के साथ रेप्टाइल स्लो होता जाता है। एसिड बर्न्ड सेंटिपीड डिफेंसिव होकर रेंज से बाहर चला जाता है। एंथनी स्मग लाफ करता है, खुद को पपटियर महसूस करता है जो स्ट्रॉन्गर क्रीचर्स को डांस करवा रहा है। थर्ड स्नीकी एसिड शॉट के लिए वो एलियन सेंटिपीड टारगेट करता है। नॉर्मली वो इतना ब्रेजन नहीं होता, लेकिन फाइट लीन होते देख वो एफआर से इंटरवीन करता है। उसे डाउट है कि ये फ्रीक्स जूसी प्रे छोड़कर लिटिल एंट के पीछे आएंगे। क्रॉक बीस्ट इंजरीज और पॉइजन से फेड हो रहा है, फिर भी सेंटिपीड सेफ प्ले करते हैं और लास्ट टिक डैमेज का वेट करते हैं। रेप्टाइल फॉरवर्ड आता है तो वो रिट्रीट कर जाते हैं। विक्टिम रैपिड डिक्लाइन दिखा रहा है। प्राउड क्रॉक बीस्ट आखिरी ताकत जुटाकर एक फाइनल बर्स्ट करता है। कोशिश करता है कि एक इंसेक्ट साथ ले जाए। क्लमजी अटेम्प्ट में वो स्लोएस्ट सेंटिपीड को क्लॉ से स्नैक कर लेता है, लेकिन एसिड ने स्केल्स करोड कर दिए हैं और पॉइजन वेन्स में दौड़ रहा है। पावर खत्म हो जाती है और वो ग्राउंड पर गिरता है। इम्पैक्ट केव में रिवर्बरेट करता है। एंथनी का हार्ट टाइनी थोरैक्स में पाउंड करता है। ये परफेक्ट सिनेरियो है। अब उसे एम लेकर लास्ट एसिड लोड से फाइनल ब्लो देना है। सेंटिपीड स्लोली क्रॉल करते हुए प्राइज क्लेम करने आ रहे हैं, तो शॉट काउंट करना जरूरी है। ग्रीडी एंड क्रॉक बीस्ट पर जाता क्योंकि एक्सपी ज्यादा मिलता, लेकिन एंथनी रियलिस्टिक है। वो स्लोएस्ट इंजर्ड सेंटिपीड टारगेट करता है और एसिड डैमेज डबल डाउन करता है। सेंटिपीड पेन में रिगल करता है और डेडली एगनी में सकम हो जाता है। बाकी सेंटिपीड्स डाइंग कॉमराड को इग्नोर कर देते हैं और डेड रेप्टाइल पर लेजर फोकस्ड रहते हैं। एक किन कम होने से मीट ज्यादा मिलता है और वो रेप्टाइल को टीयर अपार्ट कर देते हैं। ब्लड और गट्स स्पिल हो जाते हैं। क्रॉक बीस्ट किल का सिस्टम अनाउंसमेंट नहीं मिलता, जिस पर कंफर्म होता है कि EXP के लिए फाइनल ब्लो मैटर करता है। थैंकफुली लेवल 3 क्लॉ सेंटिपीड पर क्लीन किल मिला। अबंडेंट पॉइंट्स मिलते हैं। वो लेवल 3 पर जंप करता है और एक स्किल पॉइंट मिलता है। क्रॉक बीस्ट ने 80% डैमेज किया होगा, लेकिन रिवॉर्ड पूरा एंथनी ने रीप किया। हार्वेस्ट पढ़ते हुए वो नोटिस करता है कि बाकी सेंटिपीड्स कहीं से रिगल होकर आए हैं और वर्क करने वालों से स्मूच ऑफ कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपग्रेड स्टेल्थ का लेवल 5 होना है। एंथनी फिर गैंडल्फ की प्रेज करता है कि इतनी रिच बाउंटी दी। अब सरफेस वर्ल्ड की तरफ जूम करते हैं। एल्बर्टन लायोहेम का लोर मास्टर ए आइलीरिया से, जिसने रेंडिंग नाम के कैटेक्लिज्म के दौरान मॉन्स्टर वेव्स स्टडी किए थे, आज रॉयल कासल में इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है। साथ में कमांडर टाइटस है। दोनों कैजुअली बैंटर करते हैं, जिससे लगता है कि लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। एल्बर्टन आज प्रिकली है, मीटिंग अटेंड करने से अनॉयड है। एजेंडा देखता है तो समझ आता है कि फॉर्मल कॉल टू आर्म्स नॉर्मल मीटिंग नहीं होती। टाइटस बताता है कि सब अरेंजमेंट एल्बर्टन की डियरेस्ट आंट ने किया है, जिस पर लोर मास्टर उस वुमन का सामना करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। टाइटस उसे ब्रेव और प्रिंसिपल लीजनरी बनने पर प्रेज करता है, फिर जोकिंगली वार्निंग देता है कि टंग वॉच करे क्योंकि वो अभी भी कमांडर है। दोनों हंसते हैं। क्लियर है कि लॉन्ग हिस्ट्री शेयर करते हैं। गेट पर पहुंचते ही एक यंग मैन बाहर हुर्री करता दिखता है, जो रिस्पेक्ट पे करता है और उन्हें इनर सैंक्टम तक एस्कॉर्ट करता है। डोर खुलते ही एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। सेटिंग सन की ग्लो में लिट हॉल में लैंड के इंपॉर्टेंट फिगर्स गैदर्ड हैं। हॉल के एंड पर ऑर्नेट थ्रोन पर एक वुमन बैठी है। कमांडर टाइटस ऑफ द डीप लीजन और लॉर मास्टर अल्बर्टन को ऑटमस्ट फैनफेयर और रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया जाता है। दोनों स्ट्रेट बैक्स और सॉलम एक्सप्रेशंस के साथ थ्रोन की ओर वॉक करते हैं। मीटिंग का वेट पूरे हॉल में महसूस हो रहा है।
जो लोग पहले अराइव हुए थे वो उनकी अराइवल पर मिक्स्ड रिएक्शंस देते हैं। एक खास पर्सन, एकदम बैडी टाइप कैरेक्टर, पीछे मुड़कर उन्हें विंक करता है, जिस पर कमांडर टाइटस स्टोइक एल्बर्टन को देखता है और साई करता है। वे इंचार्ज वुमन को प्रॉपर रिस्पेक्ट्स देते हैं और वो लेजियोनेरीज को वार्म स्माइल देकर बी एट ईज की परमिशन देती है। वो अपने न्यूब को इतने लंबे टाइम बाद देखकर खुश है क्योंकि एल्बर्टन बहुत समय से स्टडी में खुद को दबाकर रॉयल लाइफ की स्टफिनेस अवॉइड करता रहा था, जिस पर कमांडर टाइटस समझता है कि क्वीन ने यह मीटिंग पार्टली इसलिए बुलाई है ताकि वो इडियोटिक लोअर मास्टर को उसकी केव से बाहर खींचकर साफ सुथरा बनवा सके। सबके प्रेजेंट होते ही क्वीन फॉर्मली मीटिंग शुरू करती है। वो किंगडम के कई प्रोमिनेंट सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को गैदर करती है और वो डंजन के अंदर चल रही एक्टिविटीज और आगे क्या एक्शन लेना है इस पर डिस्कस करना चाहती है। शुरुआत के लिए इस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए सबसे क्वालिफाइड मैन कोई और नहीं बल्कि कमांडर टाइटस ही है। वो बताता है कि डंजन के अंदर माना लेवल्स तेजी से क्लाइंब हो रहे हैं। उसकी टीम के प्रोजेक्शंस के हिसाब से किंगडम को फर्स्ट स्टार्टा में वेव सिर्फ 3 दिन में, शायद 4 दिन में ब्रेक होती दिख सकती है। इसके अलावा गार्ड पर खड़े लीजनरीज सरफेस के पास एक मॉन्स्टर एंट को इमर्ज होते देखते हैं जो अलार्म का कॉज बनता है। इस क्रीचर की स्पेशल नेचर और इसकी प्रेजेंस के ग्रिम इम्प्लीकेशंस की वजह से टेंशंस बढ़ती हैं और एंजाइटी भी राइज होती है। लीजन अब प्लान सेट कर रहा है कि वो डंजन के अंदर डीपर एडवांस करेंगे। उनका इंटेंशन है कि देर होने से पहले मॉन्स्टर एंड कॉलोनी को फाइंड करके एक्सटर्मिनेट कर दें। इस लेवल के ऑपरेशन के लिए कमांडर टाइटस थ्रोन से फॉर्मली मिलिट्री एड रिक्वेस्ट करता है ताकि उनकी नंबर्स बूस्ट हो सकें। उन्हें अपकमिंग वेव से सिटी सिक्योर करने के लिए डिस्पैरेटली असिस्टेंस चाहिए और साथ ही लीजन रिसोर्सेज फ्री करने हैं ताकि वो क्रिएचर के नेस्ट में पूरी तरह डिलीव कर सकें। कमांडर टाइटस साफ और शॉर्ट तरीके से मैसेज देता है, लेकिन उसे डेफनिंग साइलेंस मिलता है। थोड़ी पॉज के बाद बेयरली हिडन लाफ्स और डिसरिस्पेक्टफुल डिस्कशंस कमरे में भर जाती हैं जो ओल्ड कमांडर का मजाक उड़ाती रहती हैं। तभी रूड एटमॉस्फेयर को तोड़ते हुए पहले वाला विंकिंग बैडी आगे बढ़कर अपनी बात बोलती है। क्वीन हंसती नहीं है, वो शार्प लुक के साथ कॉरिन को बोलने देती है। परमिशन मिलते ही कॉरिन कहती है कि 100 साल से ज्यादा टाइम से लिरिया सिटी क्वीन वेरा और उसके फोरबेयर्स के एनलाइटेंड रूल में प्रॉस्पर करती है। सिटी का हर सिटीजन ऐसी पीस एंजॉय करता है जो ग्रेट कैटेक्लिज्म के मिलेनिया बाद भी कम ही देखने को मिलती है। इस पीसफुल इरा में डंजन एक्टिविटी मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह डीप लीजन के हाथ में रही है। हालांकि डंजन डाइविंग लिरिया की इकोनॉमी का सेंट्रल कॉर्नरस्टोन बन चुका है, फिर भी बहुत लोग लीजन को ओवरबेयरिंग और रिसोर्स हंग्री फोर्स मानते हैं। हमेशा की तरह कमांडर टाइटस और उसकी लीजन अब सिटी डिफेंड करने के लिए और असिस्टेंस मांग रहे हैं, जो दिखाता है कि उन्हें पहले से मिले लायंस शेयर फंड्स के बावजूद वो अपनी ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर क्वीन कॉरिन के ब्लेटेंट अटैक को पसंद नहीं करती और उसे पॉइंट पर आने को कहती है। कॉरिन मर्सिनरी यूनियन रिप्रेजेंट करती है और फिर से थ्रोन से पिटिशन करती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को डंजन एक्सेस पर डायरेक्ट अथॉरिटी दी जाए। वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना चाहती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपने लोगों को लीजन से बेहतर पॉलिस और मैनेज करेगी। उसे मर्चेंट्स गिल्ड का सपोर्ट भी मिल चुका है। गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव, एक फिशमैन, बताता है कि उनके प्रोजेक्शंस के हिसाब से डंजन एक्सप्लॉयटेशन पर रेगुलेशंस लगाने से 2 साल में किंगडम के प्रॉफिट्स डबल हो सकते हैं। क्वीन वेरिडा उन्हें रोक देती है और कॉरिन की रिक्वेस्ट फिर से डिनाई करती है। उसे कॉरिन का एंट थ्रेट को डिसमिस करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्वीन सबको हिस्ट्री लेसन्स याद करने को कहती है। जिस लैंड पर उनकी प्यारी सिटी बनी है वो कभी दूसरे प्रॉस्परस किंगडम की थी। करंट रूलर होने के नाते वो पिछले रूलर्स की गलती रिपीट नहीं करेगी जो डंजन को अंडर एस्टिमेट कर बैठे थे। वो सबको रिमाइंड कराती है कि डंजन कोई रिसोर्स या माइंड नहीं जिसे एक्सप्लॉइट किया जाए, वो एक थ्रेट है और हमेशा ऐसे ही ट्रीट होना चाहिए, इसलिए अटमोस्ट कॉशन जरूरी है। डीप लीजन ने ही सालों पहले इस लैंड को लिबरेट किया था, इसी कारण लीरिया के रूलर्स उन पर ट्रस्ट जारी रखते हैं। कॉरिन आर्ग्यू करती है कि इस लैंड और इसके लोगों की फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि एंशिएंट हिस्ट्री। वो मानती है डंजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए पर उससे फियर नहीं करना चाहिए। उसकी इग्नोरेंट बातों को इग्नोर करके क्वीन वेरिडा कमांडर टाइटस के प्रपोजल से अग्री करती है। वो वेव के ड्यूरेशन के लिए रॉयल गार्ड्स को लीजन के कमांड में देती है और अनाउंस करती है कि अपकमिंग टेरर के खिलाफ लिरिया डीप लीजन पर ट्रस्ट जारी रखेगा। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो वेव और एंट कॉलोनी हैंडल कर सकता है, टाइटस क्राउन को एश्योर करता है कि लीजन एम्मा एबी डीप लीजन डिलीवर करेगा। वो 3000 साल से ये जॉब करते आ रहे हैं। पंगंगेरा की सारी लैंड्स में एक राज में एक फैक्ट हमेशा ट्रू रहा है, ग्राउंड के नीचे कोई भी उसकी लीजन स्ट्रेंथ मैच नहीं कर सकता। लेकिन ये 3000 साल के लिए सही हो सकता है क्योंकि उन्होंने अभी एंथनी को नहीं मिला। हमारा बॉय इस समय अपनी प्रे को स्प्लिट ओपन करके हार्वेस्ट फाइनलाइज करने की कोशिश करता है। अपने किल के इनर्ट्स देखकर वो ऑलमोस्ट उल्टी कर देता है, फिर भी डिस्गस्ट निगलकर आज का डिनर खाना शुरू करता है।
स्मेल, लुक और टेस्ट। चाहे कितना डिस्गस्टिंग हो, वो स्वीट बायोमास गेन करने का मौका नहीं छोड़ सकता। उसके पहले फ्यू बाइट्स बहुत टफ रहते हैं। वो सेंटिपीड मीट मुश्किल से स्वॉलो करता है। शायद ये सबसे वर्स्ट टेस्टिंग चीज है जो उसने कभी मुंह में डाली है। उसका ब्रेन उसे बताता है कि स्टारवेशन शायद इससे बेटर ऑप्शन है, लेकिन पास्ट की वॉइस उसे स्ट्रेट रखती है। स्मैश्ड सेंटिपीड कॉर्प्सेस का पाइल भूख से मरने से वर्स तो नहीं है। आखिर वो रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग करता है, वाइल्ड टेस्ट इग्नोर करता है और बीस्ट की तरह फीस्ट करता है। वो प्रोसेस में खुद को खो देता है जब तक सिस्टम उसे वो सिंगल बायोमास पॉइंट नहीं दे देता जिसके लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहा था। लगता है साइज चाहे कुछ भी हो, हर क्रीचर सिर्फ एक बायोमास कंटेन करता है। क्यूरियोसिटी में एंथनी अपने किलिंग सीन पर रुकता है और देखता है कि जो पार्ट्स इंजेस्ट नहीं हो सकते उनका क्या होता है। थोड़ी देर बाद हार्ड शेल्स, क्लॉज और फीट ब्राइट लाइट के साथ रेडिएट करने लगते हैं, जो उसे क्रीपी फील कराता है। लगता है लेफ्ट ओवर मटीरियल्स सीधे सॉइल में अब्सॉर्ब हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये कैवर्न नेटवर्क हर जगह डेड मॉन्स्टर पीसेस अब्सॉर्ब करता रहता है, लेकिन किस लिए? ये एक और क्वेश्चन बनता है। जितना वो सीखता है उतने क्वेश्चंस और पॉपअप होते हैं। फिलहाल केव मिस्ट्रीज इग्नोर करके एंथनी मेन बिजनेस पर फोकस करता है। उसके पास अभी 3 बायोमास और 1 स्किल पॉइंट स्पेंड करने को है। अपग्रेड्स स्केर्स होने की वजह से वो इसे बोर्ड रूम डिसीजन की तरह लेता है। बायोमास के लिए उसकी नजर विजन को लेवल 3 तक इंप्रूव करने पर है। उसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट डेस्परेटली चाहिए। फाइट से पहले थ्रेट्स असेस करने की उसकी पॉलिसी वही रहती है, इसलिए आइज अपग्रेड जरूरी है। बिना हेजिटेशन वो ट्रिगर पुल करता है और सारी बायोमास एनहांसमेंट पर स्पेंड कर देता है। वो खुद को ब्रेस करता है, लेकिन विजन अपग्रेड का सीयरिंग पेन कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता। एंथनी फ्लोर पर फ्रैंटिक होकर रोल करता है। एगनी पहले से ज्यादा वर्स है। पिछला अपग्रेड भी बुरा लगा था, पर ये पूरी तरह इनह्यूमेन लगता है। अगर वो फीलिंग डिस्क्राइब करे तो जैसे एंग्री बीज का पूरा स्वॉर्म उसकी आईबॉल्स को अपना बिगेस्ट ऑफेंस मानकर अटैक कर रहा है। इंटेंस इचिंग उसे टीयर्स तक ला देती है। थोड़ी देर बाद जब पेन काम होता है तभी अवेलेबल स्किल पॉइंट स्पेंड करने का प्रॉम्प्ट सामने पॉपअप होता है और चूंकि वो पहले ही सबसे ज्यादा पेन फील कर रहा है, वो मेंटली यस बटन दबा देता है। अब स्टेल्थ लेवल 5 तक पहुंच गया है, इसलिए उसके पास एक नया अपग्रेड ऑप्शन अवेलेबल है। लगता है लेवल 5 स्किल्स को एक और स्किल पॉइंट देकर इंप्रूव्ड वर्जन में अपग्रेड किया जा सकता है। इतनी बार उसकी लाइफलाइन बन चुकी स्किल को सेलेक्ट ना करे तो वो इडियट होगा। स्टेल्थ 1 को एडवांस्ड स्टेल्थ में अपग्रेड करने से नोटिस अवॉइड करने की पैसिव एबिलिटी बढ़ती है और स्टिल रहने पर इसका इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अपनी स्टेटस विंडो देखकर वो लगभग खुशी के आंसू फील करता है। वो बहुत आगे आ गया है। उसे केव्स कॉन्कर करने और यहाँ के हर क्रीचर को अपनी पावर के आगे झुकाने का एनर्जी मिलती है, लेकिन शायद फ्यूचर में। फिलहाल हम्बल रहना ही बेटर है। इतने अपग्रेड्स के बाद भी एंथनी लो प्रोफाइल रहने का फैसला करता है और धीरे धीरे स्काउटिंग करके एरिया कवर करता है। गलत ओपोनेंट के साथ 1-on-1 फाइट में वो बिना कॉन्टेस्ट हारेगा। फिर एडवांस्ड स्टेल्थ उसे अनफेमिलियर शाफ्ट्स एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस देता है और वो थोड़ा डीपर जाने के लिए ओपन फील करता है। अब फेरोमोन ट्रेल्स फॉलो करने में वो ज्यादा केयरफुल रहता है। शायद नीचे क्या है उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाए। अगर नए अपग्रेड्स ना होते तो कुछ दिन पहले मिला क्रेटर वो टच भी नहीं करता। इस बार वो एडवेंचरस फील करता है, डीप ब्रेथ लेता है और रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग करता है। बिना लाइट सोर्स के सीधे नीचे जाना उसे नर्वस करता है, लेकिन वो ओवरकम कर सकता है। इंसानों को ऐसा चांस नहीं मिलता, इसलिए एंट होने का एडवांटेज वो लेना चाहता है। आईज ओपन रखकर वो क्रेटर की रफ वॉल्स पर क्रॉल करता है। शुरू में उसे लगता है कि वो कंप्लीट डार्क में मूव करेगा, जो फर्स्ट पार्ट में ट्रू भी रहता है, लेकिन एक सर्टेन डेप्थ पर जगह खुद लाइट होने लगती है। नीचे जाते जाते मिस्टीरियस लाइट थोड़ी थोड़ी ब्राइट होती जाती है। सरप्राइज में उसे बैरन केव्स के अंदर प्लांट लाइफ फ्लरिश करती दिखती है। सनलाइट यहाँ नहीं पहुंचती। शायद ये प्लांट्स मैजिकल वेन्स से सस्टेनेंस ले रहे हैं, लेकिन जो भी हो, ये पहली बार है जब वो इस कर्स्ड जगह में कुछ ब्यूटीफुल देखता है। फूलों की स्मेल लेते वक्त उसकी एंटेना कुछ सेंस करती है और व्रीगल करने लगती है। पहले की तरह फेंट फेरोमोन्स डिटेक्ट होते हैं और पहले की तरह उसे होप होती है कि उसकी क्लैन, ट्राइब एंड ब्रोस पास हैं। सही पाथ चुनने पर वो प्राउड फील करता है, चाहे वो डरावना था। वो इमेजिन करता है कि कॉलोनी का एक माइटी स्काउट इसी क्रेटर से निकला और ऊपर केव तक थीव्स को चेस करता गया। एंथनी चाहता है कि सरफेस की हार्शनेस सर्वाइव करने पर उसकी डिलिजेंस और बोल्डनेस की प्रेज हो। फेरोमोन सोर्स की तरफ चलते हुए वो एक और क्रॉसिंग पर पहुंचता है। शाफ्ट अचानक खत्म होकर 2 टनल्स में स्प्लिट हो जाता है। वो ब्लाइंडली कॉर्नर्स में नहीं घुसता। ऊपर स्पाइडर एनकाउंटर से वो थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड है। यहाँ फुल ग्रोन स्पाइडर मॉन्स्टर्स या और हॉरर्स भी हो सकते हैं, इसलिए वो वाइडर ओपनिंग चुनता है ताकि जरूरत पड़े तो टैक्टिकल रिट्रीट कर सके। आगे बढ़ते ही वो कुछ ऐसा देखता है कि उसका जॉ ड्रॉप हो जाता है। उसके सामने लूमिनस ट्रीज, ग्रास, मशरूम्स, जैप्टिनिमम्स और हर तरह की प्लांट लाइफ फैली होती है। ग्लोइंग मशरूम कैप्स की शेड में वो बायोल्यूमिनेसेंट फॉरेस्ट में धीरे चलता है। रेडिएंट फ्लावर्स और ग्रास स्वे करते रहते हैं। वो इतना शॉक्ड होता है कि गैंडल्फ से पूछना चाहता है, यहाँ क्या चल रहा है? डेथ ट्रैप के नीचे इतना फ्लरिशिंग इकोसिस्टम उसने इमेजिन नहीं किया था। इतना मैसिव अंडरग्राउंड स्पेस एग्जिस्ट कैसे करता है
उसे दूसरी साइड दिखती भी नहीं। सीलिंग लगभग 60 मीटर हाई लगती है। इनिशियल शॉक कम होते ही डर सरफेस करता है। अगर इकोसिस्टम थ्राइविंग है तो मॉन्स्टर्स भी बहुत होंगे। एक होपफुल थॉट उसे पकड़ लेता है कि कहीं इसी कैवर्न में उसकी कॉलोनी भी हो सकती है। शायद उसे पहले से ज्यादा ट्रैवल करना पड़े। शायद उसका इमेजिन्ड स्काउट इसी एरिया से ऊपर गया था, इसलिए इस स्पेस को एक्सप्लोर करना ऑब्वियस लगता है। लेकिन स्केल देखकर वो डिमोरलाइजिंग भी है। ब्यूटी एक्साइटिंग है, पर इतने मैसिव स्पेस में क्या हो रहा है उसे क्लू सा नहीं है, एक वशर नहीं है। क्या मॉन्स्टर्स सुपर साइज्ड होंगे? कितना बायोमास मिलेगा? ये सोचकर वो हाइपोथेटिकल थॉट्स छटक देता है और पॉजिटिव सोचने का रिजॉल्व करता है। इनिशियल स्काउटिंग के बाद वो डिसाइड करता है कि इस बिजार स्पेस को कॉन्कर करेगा और कॉलोनी से रियूनाइट होगा। लेकिन अभी वो लेवल्स ग्राइंड करने के लिए ऊपर रिट्रीट करता है। कुछ स्पीशीज अभी बाकी हैं जिनसे बायोमास लेना है, और वो खुद को कन्विंस करता है कि वो कावर्ड नहीं है। अननोन लुमिनस टेरिटोरी में जाने से पहले नोन टेरिटोरी कॉन्कर करना बेटर है। वो वाव करता है लेवल बढ़ाने और म्यूटेशंस गेन करने का। क्रेटर से बाहर आकर वो अपने टेम्परेरी नेस्ट में लौटता है जहां वो पिछले दिनों रह रहा था। अब टाइम प्रेशर उसे फील होता है। अगर उसका सस्पेक्शन सही है तो मेन टनल ह्यूमन सोल्जर्स वाले कैवर्न से कनेक्टेड है, और जब वो नीचे आएंगे तो उसका एक्सीसी और बायोमास हार्वेस्ट खत्म हो जाएगा। उसे बिना इंटेल के सिर्फ क्रेटर में हंट करना पड़ेगा, इसलिए उसे फास्ट मूव करना होगा। अपग्रेड्स के बिना क्रेटर जर्नी उसकी क्विक डेथ बन सकती है। वो स्टेल्थ एक्टिवेट करता है और टाइम खत्म होने जैसा हंट शुरू करता है। गेन्स मैक्सिमाइज करने के लिए वो ऐसे क्रीचर्स टारगेट करता है जिन्हें उसने अभी कंज्यूम नहीं किया, ताकि गैंडल्फ के बोनस पॉइंट्स मिले। जायंट क्रॉक बीस्ट को अकेले हंट करना पॉसिबल नहीं। वो प्रैक्टिकली एपेक्स प्रेडेटर्स हैं। सबसे रियलिस्टिक टारगेट स्लाइमी स्लग क्रीचर्स हैं। एंथनी स्टार्विंग रहकर पैटर्न स्टडी नहीं कर सकता, इसलिए वो विंगिट करने का डिसाइड करता है। एक स्लग दिखते ही वो उसे क्लोजली देखता है। वो और भी डिस्गस्टिंग लगता है। उसका बॉडी एंथनी से लगभग 2 गुना लंबा है। पीछे नाली स्पाइन्स के साथ लंबा स्लाइमी बॉडी है, और जहां जाता है वहां थिक म्यूकस छोड़ता है। शायद यही सब्सटेंस उसके पाथ को ग्रीस कर स्पीड बढ़ाता है। बाकी वो सिर्फ गेस करता है। अब टाइम है उसे सरप्राइज एसिड ब्लास्ट देने का। ऊपर से वो परफेक्टली एम्ड ब्लास्ट स्लग के टेल एंड पर शूट करता है, लेकिन डिसअपॉइंटिंगली कुछ नहीं होता। क्रीचर केमिकल अटैक से इम्पर्वियस दिखता है। वो बस स्लाइड करता रहता है और अनअवेयर है कि उसका हंट हो रहा है। लगता है बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन एसिड को यूजलेस बना देती है। अगर वो बाइटिंग वाला फिजिकल तरीका अपनाए तो उसके मैंडिबल्स शायद चिपक जाएंगे। इस चीज के सारे डिफेंसेस में इसे स्लाइम बैरियर ही यूज करना था, जो उसकी किट का परफेक्ट काउंटर है और सीधा डिस्गस्टिंग भी है। फिर भी एंथनी के पास एक और एडवांटेज है, ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी और पावर। असल में जो ट्रिक वो सोचता है वो अर्थ की एंट्स भी कर सकती हैं, और यही ट्रिक वो स्पाइडर वेब्स पर यूज कर चुका था। रॉक को मैंडिबल से पकड़कर वो एम लेता है और स्लग के पीछे स्नीक करता है ताकि प्रेजेंस हाइड रहे। उसकी स्लो मूवमेंट की वजह से ये इजी है। क्लोज आते ही वो फुल फोर्स से रॉक फेंकता है, यह देखने के लिए कि स्लाइमी क्रीचर रिएक्ट करता है या नहीं, पर कोई रिएक्शन नहीं होता। शायद स्लग को पता भी नहीं कि वो पास है। फिर वो स्टेल्थ रिएक्टिवेट करता है और काम शुरू करता है। वो हर तरफ से रॉक्स लाकर स्लग के बॉडी पर मारता है ताकि डर्ट जमा होकर स्लाइम सोक करे। काफी रॉक्स जमा करने के बाद वो पॉज करता है कि रिएक्शन आए या नहीं, फिर एडवांस्ड स्टेल्थ के भरोसे खुद को स्लग के ऊपर पोजीशन करता है। उसका एसिड ट्रांसपेरेंट कलर में स्क्वर्ट होता है और स्लाइम उस वाइट स्टिंग को फील करता है। मेम्ब्रेन मेल्ट होने की हिसिंग साउंड आती है। उसका प्लान काम करता है। देखने में अजीब लगता है पर डैमेज सॉलिड देता है। सिजलिंग साउंड और बर्न्ट फ्लैश की स्मेल से उसे उल्टी जैसा फील होता है। तभी फ्री किल लगते ही स्लग उसकी तरफ रिगल करके मुड़ता है, और अब एंथनी सोचता है कि ये स्लो मॉन्स्टर्स सर्वाइव कैसे करते हैं, क्योंकि ऊपर केव्स में प्लांट्स नहीं है, मतलब ये भी हंट करते हैं। वो हर पॉसिबिलिटी के लिए रेडी होकर डैश करता है और छिप जाता है। एसिड धीरे धीरे स्लाइमी फ्लैश जलाता है। स्लग कल्प्रिट ढूंढता हुआ ग्रोन करता है। प्रेजेंस डिटेक्ट करते ही वो अपना मॉ खोलकर शार्प फैंग्स दिखाता है और लाउड रोर करता है, जिसके साथ लॉन्ग रेंज अटैक एंथनी की तरफ आता है। खुशकिस्मती से वो रॉक के पीछे हाइड है, इसलिए बच जाता है, और सब्सटेंस स्टिकी एसिड जैसा लगता है। ये एसिड रॉक को पल में मेल्ट कर सकता है, जो उसके खुद के एसिड से कहीं स्ट्रांग है। उसे रियलाइज होता है कि वो डिफेंस में उलझकर भूल गया था कि स्लॉग ऑफेंस भी कर सकता है। अब रोने का टाइम नहीं है, एंड्स रो भी नहीं सकती, इसलिए उसे फाइट खत्म करनी है। प्रॉब्लम है उसके पास एसिड शॉट्स कम है। आमतौर पर वो 3-4 बार शूट कर सकता है और रीलोड टाइम पता नहीं। मली में मैंडिबल से अटैक करेगा तो तुरंत ओवरपावर होगा, इसलिए एसिड ही उसका मेन वेपन है और डिसाइसिव ब्लो देना होगा। वो सोचता है गैंडाल्फ ने उसे परफेक्ट काउंटर एनिमी से भिड़ा दिया, लेकिन जल्दी स्ट्रांग बनने की चाह में उसने रिस्क लिया। अभी वो सीलिंग से वॉल तक लो प्रोफाइल में मूव करता है। इस कावर्डली मूव से उसका ग्रिप लेवल 4 हो जाता है। वॉल्स और सीलिंग्स पर क्रॉल करना उसकी हैबिट है, फिर भी अभी लेवल बढ़ा है। स्लग उसका ट्रेल पकड़कर रॉकी वॉल्स चढ़ता है और स्लाइम बैरियर रीजनरेट होने लगता है। फैक्ट से लगता है ये मॉन्स्टर स्टिकी एसिड से एनिमी इमोबिलाइज करके पास आकर डिवॉर करता है। स्पीड में एंथनी के पास एडवांटेज है, इसलिए वो नई स्ट्रैटेजी ट्राई करता है। पहले वो सीधा खड़ा होकर प्राउडली अपना बैक साइड स्लग की तरफ करता है और डांस करके उसे ल्योर करता है। 2 मीटर लंबा मॉन्स्टर स्लग समझ नहीं पाता कैसे रिएक्ट करे।
फिर पेशेंस खत्म होते ही वो जॉज खोलकर स्टिकी एसिड ब्लास्ट करता है। यही एंथनी चाहता था। ओपन माउथ परफेक्ट टारगेट है। उसका एसिड शॉट अंदर हिट करता है और पॉइजन इंजेस्ट होते ही एसिड शॉट लेवल 4 अपग्रेड हो जाता है। इतना परफेक्ट शॉट कि गैंडल्फ भी अप्रूव करे। स्लग माउथ से फोम छोड़ता है और पेन में तड़पता है। ग्रिप खोकर नीचे गिरता है और स्पाइन क्रश हो जाती है। प्लान फ्लॉलेस रहता है। एंथनी डिस्टेंस बनाए रखता है क्योंकि फेटल डैमेज कंफर्म नहीं। सिस्टम विक्ट्री रिकॉग्नाइज करता है और लेवल 4 एल्सियोनियम स्लॉग से एक्सप देता है। तब वो रिलैक्स करता है। स्लग लिम्प होकर 2 मीटर लंबे गंदे पाइल जैसा दिखता है। हंट खत्म होने के बाद मुश्किल हिस्सा आता है। बायोमास हार्वेस्ट के लिए उसे कॉप्स खाना है। अगर एंट वॉमिट कर सकती तो वो अभी कर देता। फिर खुद को समझाता है कि अर्थ पर लोग स्लग्स खाते हैं और बायोमास तो बायोमास है। स्लाइम लेयर अभी बॉडी पर है, लेकिन फाइनल ब्रेथ के बाद नया लूप बनना बंद हो गया। वो डर्ट खोदकर स्लाइम सोक करता है। माउथ में डर्ट भरकर स्लाइम पर डालता है, जो खाने की शुरुआत के लिए बिल्कुल एपेटाइजिंग नहीं। ये पनिशमेंट जैसा लगता है, पर इवॉल्व होने के लिए सहना पड़ेगा। बॉडी का हिस्सा ड्राई होते ही वो पहला बाइट लेता है। टेक्सचर ही खाने वालों को हार मानने पर मजबूर कर दे। स्लाइम ड्रेसिंग भी मदद नहीं करती। फिर भी एंथनी बिना शिकायत खाता है और हर बाइट में अलग हिस्सा ट्राई करता है ताकि बेस्ट पार्ट मिले। आधा खाने के बाद उसका बेली फटने जैसा फील होता है। तभी सिस्टम मर्सी दिखाकर कॉरल स्लग का बायोमास दे देता है। बाकी रिमेन्स अभी नहीं खा सकता, इसलिए वो उसे बेरी करके बाद के लिए सेव करता है। टाइम लिमिटेड है और पेस बढ़ाना होगा, रिस्क भी है, इसलिए एसिड ग्लैंड और मेन वेपन को +2 अपग्रेड करना सही लगता है। इतनी बड़ी हॉल के बाद भी उसमें एनर्जी बची है और वो टनल्स में और चांसेस ढूंढता है। किल जोन से दूर नहीं उसे पुराना दोस्त थॉर्न लिजर्ड दिखता है, जिसे देखकर उसकी पहली ऑफिशियल हंट की याद आती है। अगला प्रे तय हो जाता है और इस बार वो अपने पहले प्लान के कुछ एलिमेंट्स रीयूज करने वाला है। वॉल टेरेन और एसिड से इस क्रीचर से बैटल करना काफी होना चाहिए। ट्रैप प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा। उसका एसिड और मैंडिबल्स लेकर हेड ऑन फाइट करना उसकी करंट कॉम्बैट लिमिट्स टेस्ट करेगा। इंप्रूव्ड एंटेना और विजन से कुछ भी उसकी रेडार से नहीं बचता और वो आसानी से रॉक के पास आराम कर रहे लिजर्ड को स्पॉट करता है। एंथनी बिना नोटिस हुए उसके ठीक ऊपर पोजीशन लेता है। अभी उसके पास सिर्फ 1-2 एसिड शॉट्स का जूस है, इसलिए हर शॉट मैटर करता है। रेस्टिंग लार्ज के पास वो पेशेंस से 5 मीटर तक स्निक कर जाता है और कोई अलार्म ट्रिगर नहीं होता। मिस्टर स्लग वाली पिछली फाइट बहुत रिस्की थी। इस बार वो ऑड्स अपने फेवर में मैक्सिमाइज करता है। बेचारा थॉर्न लिजर्ड नहीं जानता ऊपर से क्या गिरने वाला है। एयर स्ट्राइक की तरह एंथनी एसिड सीधे उसके हेड पर गिराता है, जिससे वो अगेनी में विगल करता हुआ जागता है। ये उसका अब तक का सबसे एक्यूरेसी बुलसाई है और लार्ज ब्लाइंड हो जाता है। वो रेकलेसली मूव करके एसिड हटाने की कोशिश करता है, जिस पर एंथनी पीछे हटता है ताकि बेवजह स्टैब या पॉइजन ना लगे। उसके मैंडिबल्स अभी शानदार वेपन नहीं है। वर्कर एंट होने के कारण वो डिगिंग और होल्डिंग के लिए बने हैं। क्लोज में डरावने दिखते हैं, पर पियर्स या कट नहीं कर सकते। जॉज के अंदर फ्लैट टीथ हैं जो फ्लैश टीयर नहीं करते। कुछ एंट्स जैसे बुल एंट्स के मैंडिबल्स शार्प और डेडली होते हैं और ट्रैप जॉ एंड स्प्रिंग की तरह लॉक होकर रैट ट्रैप जैसा स्लैम करती है, पर उसकी स्पीसीज में ऐसा पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उसका बाइट स्क्वीजिंग जैसा है, श्रेडिंग जैसा नहीं। हर बाइट ज्यादा डैमेज नहीं देता, लेकिन ये चेक करने का मौका है कि उसे कितने अपग्रेड्स चाहिए। क्वालिटी कम है तो क्वांटिटी से कवर कर सकता है। रेस हॉर्स की तरह लिजर्ड पर चढ़कर वो नेक के पीछे नॉन स्टॉप बाइटिंग अटैक करता है। प्रे उसे झटकने की कोशिश करता है, पर उसकी ग्रिप स्ट्रांग है और जितना वो बाइट करता है उतना पेन बढ़ता है, जिससे लिजर्ड इंसेन होने लगता है। कई अंडरपावर्ड बाइट्स के बाद लिजर्ड क्रोक करता है और बाइट स्किल लेवल 4 हो जाता है। गैम्बल काम करता है और उसे हेफ्टी अपग्रेड मिलता है। एंथनी ग्रिट और परसिवियरेंस से इसे थॉर्न लिजर्ड हराने पर प्राउड फील करता है। सरफेस पर कमांडर टाइटस अपने ऑफिस में बिग एक्सपेडिशन की एंडलेस पेपर वर्क ऑर्गेनाइज कर रहा है। इन दिनों क्वाइट मिलना मुश्किल है। क्वीन ने रॉयल गार्ड्स देकर मदद की है, जो अनएक्सपेक्टेड पर हेल्पफुल है, क्योंकि लीजनरीज नॉर्मल फ्रंटलाइन सोल्जर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। रॉयल गार्ड्स की क्वालिटी और डिसिप्लिन उनसे कहीं बेहतर है। डंजन आते ही प्रेपरेशन स्मूथ हो जाते हैं और काम तेज चलता है। क्वीन का नाम जुड़ते ही सब मूव करने लगता है। डेस्क देखते हुए टाइटस सोचता है कि डंजन में दोबारा जाने पर शायद स्टोन वुड फिर मिल जाए, जिसका टेक्सचर डार्क फ्लेक वाला परफेक्ट है। जवानी में वो एक स्लैब पीठ पर उठाकर सरफेस तक लाया था और उसी से ऑफिस डेस्क बनाया था। आज तक उसे बेहतर मटेरियल नहीं मिला। फर्नीचर खुद बनाते समय उसने एक सीक्रेट स्विच लगाया था जो हिडन कंपार्टमेंट खोलता है। उस हॉलो स्पेस में रेडिएंट ब्लू लिक्विड से भरे वायल्स रखे हैं। वो स्लीव हटाकर क्यूरियस टैटू दिखाता है जो मैजिक फॉर्मेशन जैसा स्किन पर ब्रांडेड है। वो एक वायल लेकर लिक्विड टैटू के बीच डालता है। कांटेक्ट होते ही टैटू ग्लो करता है और मर्ज हो जाता है। टाइटस दांत भींचकर पेन सहता है और वायल एम्प्टी होने तक डेस्क पर बैठा रहता है। काफी देर बाद पेन कम होता है। वो एम्प्टी वायल वापस रख देता है और आधी सप्लाई खत्म हो चुकी है। हिडन कंपार्टमेंट बंद करते ही डेस्क फिर नॉर्मल दिखता है। डोपिंग खत्म होने पर अब गुड लीजनरी की जगह डंजन लौटने का टाइम है। वो ऑफिस में टंगी माइटी एक्स उठाता है और उसे फिर शार्पन करने का सोचता है, क्योंकि सोल्जर एक्शन से पहले ब्लेड रेडी रखता है।
डंजन में, जिसे लीजनरीज न्यूबी केव कहते हैं, सोल्जर्स बंधे प्रिजनर्स को अंदर ला रहे हैं। लेवल 35 फायर मेज और लेवल 30 रेंजर, जिनसे एंथनी पहले लड़ चुका था, आपस में बात करते हैं कि प्रिजनर्स को इस डेंजरस जगह क्यों लाया जा रहा है। एक बात क्लियर है कि कोई भी सरफेस जिंदा वापस नहीं जाएगा। रेंजर मिरन को बस पता है कि इंडक्शन सेरेमनी डंजन के डीप में होती है और लॉन्ग टाइम लीजनरीज कभी उसके बारे में नहीं बताते। डीप लीजन 3000 साल पुरानी हिस्ट्री रखती है, मिस्ट्री में ढकी है, और लोग इस प्राइवेट आर्मी के बारे में कम जानते हैं जिसने सिविलाइजेशन बचाई थी। मिरन जल्द ही फुल टाइम लीजनरी बनेगी और सीक्रेट्स अपनी लाइफ से गार्ड करेगी। न्यूबी केव में मिरन और फायर मेज डोनालन को डंजन मर्क्स की हंटिंग ऑब्जर्व करने का टास्क मिलता है। ये मर्क्स डेंजर जोन्स में भटक कर खुद को हर्ट करते हैं और सरफेस मॉन्स्टर्स से डंजन मॉन्स्टर्स के डिफरेंस को इग्नोर करते हैं। लीजन के लिए ये न्यूसेंस हैं, हमेशा लेवल्स ग्राइंड के लिए ओवर एक्सटेंड करते हैं और रेस्क्यू टीम्स को ट्रबल देते हैं। ज्यादा रिस्क लेकर लेसन नहीं सीखते। तभी अचानक एक लीजन ट्रिब्यून उनके पास आती है और एक्सपीडिशन की रेडीनेस पूछती है। मिरन रिस्पेक्टफुली कहती है कि इक्विपमेंट और आर्मर चेक और पॉलिश हो चुके हैं, लेकिन ट्रिब्यून गियर नहीं बल्कि मेंटल रेडीनेस पूछ रही है। यहाँ कमांडर या ट्रिब्यून एक बार गलती करे तो गेम ओवर है। डोनालन और मिरन नीचे जाने पर प्रमोशन के लिए लॉक्ड हैं। ये बड़ा ओकेजन है पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ घंटों में वे अपर एरिया साफ करके फॉरेस्ट एक्सपेंस में फॉरवर्ड कैंप लगाएंगे, फिर वापस अनोनी के ग्राइंड पर आते हैं। एक बिजी हंटिंग डे गुजरता है और ग्रेटर रिस्क से ग्रेटर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एग्रेसिव होना उसे फायदा देता है। प्रोग्रेस देखने के लिए वो स्टेटस विंडो खोलता है। थॉर्न लिजर्ड और कोरल स्लग मीट खाने के बाद उसके बैंक में 2 बायोमास पॉइंट्स मिलते हैं। फुल होने के बाद वो हंट जारी रखता है और एक और आइसोलेटेड कोरल स्लग मिल जाता है। एडवांटेजेस स्पॉट लेकर वो पहले वाली ट्रिक दोहराता है। पर्पल कोरल स्लग उसकी रेज बेटिंग टेक्निक से नहीं बचता। माउथ खोलते ही एंथनी उसका हॉट स्टिकी लिक्विड अंदर शूट करता है, जिससे इंस्टेंट क्रिटिकल हिट मिलता है। टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ होता है और एसिडिक म्यूकस का कुछ हिस्सा उस पर भी स्प्रे हो जाता है, जो मॉन्स्टर ने प्रोजेक्ट किया था। उसके बॉडी पर स्टिकी गूप लगना ही काफी बुरा था, पर बर्न ने उसकी एचपी का 10 हिस्सा उड़ा दिया। उसकी बैक कैरापेस और थोरैक्स का हिस्सा आंशिक मेल्ट हो गया और अभी कुछ देर पहले फुल हेल्थ आने के बाद वो फिर रेड जोन में पहुंच गया। इतना सा बर्न भी उसकी 1/3 हेल्थ ले गया। अगर ज्यादा बॉडी कवर हो जाती तो ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता। उसी पल वो कैरापेस अपग्रेड करने के बारे में सोचता है ताकि डिफेंस स्ट्रांग हो, लेकिन कई हाई प्रायोरिटी पार्ट्स भी अपग्रेड मांगते हैं। काफी सावधानी से लंबी एट्रिशन बैटल के बाद वो पर्पल कोरल स्लग को मार देता है। स्लॉग कंज्यूम करते ही उसकी एचपी काफी रीजेनरेट होती है और बार फिर ग्रीन हो जाता है। इस डिस्गस्टिंग मील के बाद वो लगभग परफेक्ट एंड जैसा रेस्टोर्ड फील करता है। अपग्रेड मेन्यू देखते ही कुछ बेसिक स्किल्स प्रायोरिटी में दिखती हैं, फिर भी वो अपने सबसे इफेक्टिव वेपन को इंप्रूव करने का चांस नहीं छोड़ता। अब एसिड शॉट को इम्प्रूव्ड एसिड शॉट में अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे एक्यूरेसी और रेंज दोनों बढ़ती हैं। रेंज बढ़ने से वो दूर से रिलायबल शॉट्स मार सकता है। ये ऑब्वियस चॉइस है क्योंकि सेफ्टी और डैमेज दोनों बढ़ते हैं। और स्किल पॉइंट्स के लिए वो एक लोन वुल्फ लिजर्ड हंट करता है और स्टेल्थ प्लस एसिड शॉट कॉम्बो से शुरुआत करता है। इस स्किल के बाद उसकी कई स्किल्स लेवल 4 के करीब आ जाती हैं और काश उसके पास पॉइंट्स होते तो सब अपग्रेड कर देता, क्योंकि एक स्पीक होना ट्रेजेडी होगा। अब ट्रिकी हिस्सा आता है, स्केयर्स बायोमास मैनेज करना। वो आईसाइट को लेवल 4 तक बढ़ाना चाहता है क्योंकि सुपीरियर विजन उसे आइसोलेटेड प्रे डिटेक्ट करने और स्नीक अटैक से बचने में मदद करता है। सेंसेस का एडवांटेज खोया तो केरोक बीस्ट एम्बुश में फंस सकता है। विजन अच्छा है, लेकिन ज्यादा बायोमास फार्म करने के लिए कॉम्बैट इंप्रूव करना मतलब एसिड शॉट में सब इन्वेस्ट करना। उसके बाद एक एक्स्ट्रा बायोमास बचेगा जिसे लेग्स, कैरापेस या मैंडिबल्स में डाल सकता है। लेग्स +1 से मोबिलिटी बढ़ेगी, स्काउटिंग, रिट्रीट और फाइटिंग में हेल्प मिलेगी। मैंडिबल्स अभी अपीलिंग नहीं क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। 2 वायबल पाथ्स हैं, +4 आईज या +3 एसिड ग्लैंड्स और +1 लेग्स। उसकी कॉशियस नेचर डिफेंसिव राउट चुनती है क्योंकि वो नए एनवायरनमेंट में जाने वाला है और हर एडवांटेज जरूरी है। काफी सोचने के बाद एंथनी 4 बायोमास देकर आईज अपग्रेड खरीदता है। पहले की तरह उसकी आंखों में अनबेरेबल पेन होता है। वो फ्लोर पर लौटता है और खुद को आंखें नोचने से रोकता है। आंखें आई होल्स के अंदर ग्रो और स्ट्रेच होती हैं और कैरापेस शेप बदलता है। वो गैंडल्फ से टॉर्चर रोकने की प्रार्थना करता है। म्यूटेशंस अमेजिंग हैं पर प्रोसेस क्रूअल लगता है। काफी देर बाद बर्निंग पेन खत्म होता है और आई साइट नोटिसेबली इंप्रूव होती है। पेरिफेरल विजन काफी एक्सपैंड हो जाती है। परफेक्ट नहीं, पर अब वो पानगन गेरा में जन्मे क्लूलेस बेबी एंट से बहुत आगे है। उसे गट में फील होता है कि जल्द कॉलोनी से मिल सकता है। फिलहाल ज्यादा एक्सपी और बायोमास एफिशिएंटली हार्वेस्ट करना जारी है, मतलब नए टारगेट्स हंट करना। अब वो रेस्टेड है तो ब्लेड टेल्ड रैट्स में से एक को ट्राई करने का सोचता है, हालांकि आइसोलेट करना मुश्किल होगा। मेन टनल की तरफ जाते समय उसकी एंटेनाएं आगे से वाइब्रेशंस डिटेक्ट करती है। अगर मॉन्स्टर्स की फाइट है तो उसे लकी पॉइंट्स मिल सकते हैं। वो ऑप्टिमिज्म के साथ कमोशन की तरफ बढ़ता है। कुछ दिन बाद करॉक बीस्ट और सेंटिपीड वॉर के एंथनी 4 यूजुअल क्रीचर्स और 3 वुल्व्स की फाइट देखता है।
फाइट इंटेंस और ब्लडी है। वुल्व्स कम होने के बावजूद फेरोसिटी से बराबरी करते हैं। सीलिंग पर इनविजिबल एंट की तरह छिपा एंथनी सही टाइम पर स्टिकी अटैक का इंतजार करता है। वो स्टील्थ से थोड़ा दूर जाकर बेटर एंगल लेता है। कुछ मिनट डेडलॉक के बाद दोनों साइड्स डिस्टेंस बनाकर एक दूसरे को देखते हैं। एक ट्विच पर फाइट फिर शुरू हो सकती है। दोनों साइड्स कैजियस हैं और एंथनी मौका लेकर एसिड शॉट फायर करता है। उसका टारगेट सेंटीपीड्स बनते हैं जिनसे उसका पुराना हिसाब है। स्प्रे लगते ही हाउंड्स एनिमी फॉर्मेशन के गैप का फायदा उठाते हैं और एक वुल्फ वुंडेड सेंटीपीड पर टूट पड़ता है। आलाई सपोर्ट कट जाता है और वुल्फ रैबिड एनिमल की तरह जंप करता है। सेंटीपेड जवाब में एसिड शॉट मारकर उसे इनबैलेंस करता है। कोई भी साइड ब्रेक नहीं देती। सेंटीपेड स्नेक अटैक से गैप बंद करना चाहता है पर हाउंड की स्पाइक्ड टेल रोक देती है। ऊपर से देखते हुए एंथनी इस सेवज फाइट से स्टनड हो जाता है और इमेजिन करता है कि अगर टेल लगती तो वो पैनकेक बन जाता। इंजर्ड सेंटीपीड रिलेंटलेस अटैक में गिरता है और खत्म हो जाता है। वुल्फ प्राउड दिखता है, जैसे बग ने चैलेंज नहीं करना चाहिए था, पर फिनिशिंग ब्लो से पहले अनएक्सपेक्टेड होता है। एंथनी स्टेल्थ कवर में हाउंड पर एसिड बरसाता है। उसकी फर मेल्ट और फ्लैश बर्न होती है। ऑनरेबल नहीं है पर वो करता है क्योंकि सिंगल ब्लास्ट इतना बड़ा हाउंड खत्म नहीं कर सकता और सेंटीपीड्स भी तुरंत नहीं मरते। अब बैटल क्रिटिकल स्टेज में है। एक सेंटीपीड हटते ही फाइट इवन हो जाती है। इंसेक्ट्स हेजिटेंट हैं पर हाउंड्स मोमेंटम से आगे बढ़ते हैं। प्राउड केनाइंस को हम्बल करने के लिए एंथनी पैक लीडर हाउंड पर एसिड शॉट मारता है। अपग्रेडेड वेपन का पूरा इफेक्ट दिखता है। हाउंड स्टंबल होकर गिरता है और पेन में रोर करता है। सेंटीपीड्स मौका देखकर क्लॉज से पकड़कर उसे रेस्ट्रेन करते हैं और फैंग्स बेअसर हो जाते हैं। लंबे बॉडीज से वो एनिमी को कंस्ट्रिक्ट और क्रश करते हैं। हाउंड जितना छटपटाता है उतना ब्लड निकलता है और पॉइजन पूरे बॉडी में फैलता है। मौका रहते एंथनी सीलिंग छोड़कर आउटस्कर्ट्स की तरफ बढ़ जाता है। एक हाउंड गला घुटकर, दबकर और पॉइजन से मर रहा है, लेकिन बाकी डॉग्स कहीं दिख नहीं रहे। कार्नेज में एक पल की भी रुकावट नहीं है। सब अपने एनिमीज खत्म करने में बिजी हैं, जिस पर एंथनी आधे मरे सेंटीपीड के पास आराम से पहुंच जाता है। कुछ मैंडिबल चॉम्प्स के बाद ये मर ही जाएगा। वो लेवल 4 मैंडिबल की ताकत दिखाता है। एक बाइट में स्किन टूटती है और ब्लड स्पर्ट होता है। आखिरी हिट उसे और एक्सपी देता है और वो प्रे को ड्रैग करके दूर ले जाता है, जिस पर उसकी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस की गई बैटल क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। क्रॉलर्स हाउंड को मारने में लगे हैं। 3 बचे सेंटीपीड सर्वाइवल के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो पॉइजन स्पाइक्स से बाकी हाउंड्स को दूर रखते हैं, लेकिन पॉइजन से कमजोर होने पर भी हाउंड की स्पाइक्ड टेल को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो इंसेक्ट्स को झटक कर केवर्न वॉलस से टकरा देता है और उन्हें स्टिनड करके इमोबाइबल बना देता है। कई लेग्स और क्लॉज टूट जाते हैं। दोनों साइड्स बैडली इंजर्ड हैं और मुश्किल से फाइट कर पा रहे हैं। अब बस सर्कल कर रहे हैं और ओपनिंग का इंतजार है। अचानक जैसे हिडन स्टार्ट गन चलती है और दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर लंग कर जाते हैं, लिपटकर कॉइल होते हैं। एंथनी साइड से क्वाइटली देखता है। ये काइजू बैटल जैसा लगता है। आखिर में ना सेंटीपीड ना हाउंड के पास ताकत बचती है। दोनों एक साथ गिर जाते हैं और कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं। अब एंथनी ब्लडी आफ्टरमैथ में फ्रीली चलता है। सब क्रीचर्स मरने के कगार पर हैं और डिफेंड नहीं कर सकते। उनके लिए हॉरिबल, पर हमारे एंट बॉय के लिए क्रिसमस जैसा है। वो खुद को शाबाशी देता है कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मैंडिबल्स की पकड़ में नचाया, जैसे कॉन्सर्ट का मास्टर कंडक्टर हो। इतने लो हेल्थ वाले हेल्पलेस क्रीचर्स अनप्रेसिडेंटेड एक्सपी और बायोमास फार्म बन जाते हैं। लुप्स ड्रैकोकब्स लेवल 3 से 4 के हैं और क्लॉ सेंटीपीड्स लेवल 2 से 3 के। हर एक अलग एक्सपी देता है पर टोटल अब तक से ज्यादा होता है। उसका एक्सपी बार तेजी से भरता है और लेवल कैप पहुंचकर एवोल्यूशन मेन्यू अनलॉक हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर वो कई घुटनों पर गिरकर गैंडाल्फ को प्रे करता है। लास्ट हिट्स देने के बाद अब डेड मीट खाने का टाइम है। वो हर कार्कस से थोड़ा थोड़ा खाकर जूसी बायोमास स्लर्प करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो लगातार लाउड हो रही है और हार्वेस्ट मैक्सिमाइज करने के लिए वो ग्लटन की तरह खाता रहता है। उसे बुरा फील होता है कि आवाज उसी की तरफ आ रही है। लूपस ड्रेको कब का मीट खाते ही बोनस बायोमास मिलता है क्योंकि ये नया क्रीचर है और बड़े होकर ये फियरसम वुल्फ ड्रैगन्स बनते हैं। वो 1 घंटा या 10 मिनट और रुकना चाहता है, लेकिन मार्चिंग स्टॉर्म्स पास आते जा रहे हैं। वो टेक आउट ले जाना चाहता है पर उसका स्टमक पहले ही पूरे वुल्फ ड्रैगन जितना भर चुका है और फटने वाला है। तभी उसे एंट रिसर्च याद आती है। कुछ एंट्स के 2 स्टमक होते हैं। स्काउट्स और वर्कर्स हमेशा प्रे कॉलोनी नहीं लाते। वो सोशल स्टमक भरते हैं और नेस्ट लौट कर फूड रिगर्जिटेट करते हैं। ये घिनौना है पर प्रैक्टिकल है। कुछ वर्कर्स लिविंग स्टोरेज बनकर कॉलोनी के लिए स्वेल हो जाते हैं। उसका पर्सनल स्टमक भर चुका है तो वो सोशल स्टमक यूज करने का सोचता है। स्टॉम्पिंग इग्नोर करके वो दूसरी बार फीस्ट करता है ताकि और बायोमास जमा हो। डेड सेंटीपीड्स और हाउंड्स पूरी तरह खा जाता है। मैंडिबल्स से मीट और इनर्ट्स चॉम्प करता है। पूरी तरह फीस्ट में डूबा वो अचानक लैंप लाइट पास आती देख रियलिटी में लौटता है और तुरंत भागता है। ह्यूमंस पकड़ लेते तो सारी मेहनत बेकार थी। दोनों स्टमक भरे होने से बॉडी भारी है और एस्केप स्लो हो रहा है। वॉल एज पर पहुंचकर वो लिम्स लिमिट तक पुश करता है
ग्रिप लगाकर क्लाइम करता है। डर से पीछे नहीं देखता, पर सोल्जर्स क्रीचर्स के रिमेन्स फाड़ते सुनता है। उसका नेस्ट सिर्फ 10 मीटर दूर है और वो उम्मीद करता है पहले पहुंच जाए। नीचे ह्यूमंस दिखने लगते हैं और उनकी प्रेजेंस से और मॉन्स्टर्स बाहर आकर रेजिस्ट करते हैं। क्लॉ सेंटिपीड्स और वुल्फ ड्रैगन्स पावरफुल हैं, पर कोऑर्डिनेटेड ह्यूमन अटैक्स के सामने नहीं टिकते। ब्लेड्स, मैजिक और एरोज अनकंट्रोल्ड सैवेजरी से ज्यादा स्ट्रांग है। एंटनी स्टेल्थ एक्टिवेट करके तेजी से वॉल चढ़ता है। स्पेल्स कास्ट होने की आवाज, एरोज की सीटी और सोर्ड स्विंग कैवन में गूंजती हैं। पूरा वन साइडेड स्लॉटर फेस्ट चलता है। खुशकिस्मती से वो बिना स्पॉट हुए टनल पहुंचता है। मेन एंट्रेंस से नहीं जा सकता, इसलिए डर्ट वॉल का एस्केप रूट यूज करता है, पर बॉडी मोटी होने से छोटा होल फिट नहीं आता। वो जोर लगाता है पर फंस जाता है। बहुत कोशिश के बाद निकलता है और फेस प्लांट हो जाता है। अब बायोमास स्पेंड कर क्रेटर उतरने का टाइम है। 4 बायोमास देकर एसिड ग्लैंड्स +3 और लेग्स +1 अपग्रेड करता है। विजन अपग्रेड की तरह एसिड ग्लैंड अपग्रेड भी बर्निंग डायरिया जैसा दर्द देता है। सेंसेशन हॉरिबल है, पर रुक नहीं सकता। एक्स्ट्रा वेट के साथ हर स्टेप संभाल कर रखना है। उम्मीद है लेग्स अपग्रेड उसे संभालेगा। डार्क क्रेटर का रास्ता डेंजरस है और कई क्लोज कॉल्स होते हैं। ग्रिप और लेग्स मुश्किल से वॉल्स पकड़ते हैं। आधे रास्ते पर मैसिव एक्सप्लोजन डंजन हिला देता है और डेब्री गिरता है। ह्यूमंस ने नियर बाय डर्ट वॉल उड़ा दी होगी और अब क्रेटर ढूंढ लेंगे। अर्जेंसी में वो कॉशन छोड़कर तेज नीचे भागता है, क्योंकि ब्लास्ट्स के पास रहना मौत है। ह्यूमंस नीचे आएंगे और उसके पास एक ही काम का टाइम है। वो बिना मेजर इंसिडेंट बॉटम पहुंचता है, एग्जॉस्टेड पर सेफ। सिस्टम खोलकर एवोल्यूशन मेन्यू एक्सेस करता है। सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करके पाथ चूज करने को कहता है। वो मैच्योर वर्कर एंट बनकर फॉर्मिका ही रह सकता है या मॉन्स्टर कोर कंडेंस कर सकता है। मैच्योर वर्कर एंट बनने से स्टैट्स बढ़ेंगे और लिनियर स्किल्स मिलेंगी, जबकि मॉन्स्टर कोर से एमपी और कस्टम एवोल्यूशन मिलेगा, यानी मैजिक की दुनिया खुलेगी। सर्वाइवल के लिए पहला बेहतर है, पर दूसरा उसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है और वो रिस्की पाथ चुन लेता है। एंथनी पता नहीं कितनी देर के लिए ब्लैकआउट हो गया था। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और सबसे पहले अपने थोरेक्स के अंदर उबलती हीट की बॉल महसूस करता है। शायद ये उसका नया मॉन्स्टर कोर है। वो खड़ा होता है, पर एवोल्यूशन प्रोसेस से बॉडी वीक और स्लो है। वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। सोल्जर्स अभी ऊपर हैं और कभी भी क्रेटर में नीचे आ सकते हैं, इसीलिए मुश्किल होने पर भी उसे मूव करना पड़ता है। भागते हुए वो स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि क्या बदला। उसका लेवल गिर गया और स्टेटस बहुत डाउनग्रेड हो गया, जिस पर वो गैंडल्फ को कोसता है कि प्रोग्रेस फिर लेवल 1 पर रीसेट हो गई। उसकी सारी हंटिंग और एक्सपीरियंस स्मोक बनकर उड़ गई। जो लक और अपॉर्चुनिटीज उसने बनाई थी वो भी खत्म हो गई। इतना सर्वाइव करने के बाद ये रीसेट उसे बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लगता। फिर शांत होकर ध्यान से स्टेटस देखता है तो सिल्वर लाइनिंग मिलती है। एमपी मेन्यू अनलॉक हो गया और 0 से 10 एमपी हो गया। उसकी हंच सही थी। मॉन्स्टर कोर ही क्रीचर्स के लिए मैजिक मास्टर करने की है। इसी वजह से ऊपर मॉन्स्टर्स मैजिक रिच पूल की तरफ खींचते थे और उसे न्यूट्रल जोन मानते थे। वो पानी पीकर माना एब्जॉर्ब करते और कोर फॉर्मेशन तेज करते थे। उसने शॉर्टकट लिया, पर सिर्फ 10 एमपी के लिए स्टैट्स बहुत गिर गए। अभी वो स्टिंग भी यूज नहीं कर सकता और अब उसे और डेंजरस टेरिटरी में जाना होगा, जहां सर्वाइवल के लिए स्टैट्स काम आते। वो एमपी से लीव्स मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। अगर चॉइस गलत हुई तो क्या करे समझ नहीं। पर मैजिक और माना का लूअर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उसे अपने डिसीजन के साथ जीना होगा। शायद यही पाथ उसे उन मॉन्स्टर्स से लड़ने देगा जिनसे वो भागता था। अब अनइवॉल्व्ड होने से वो जल्दी लेवल्स और स्किल पॉइंट्स गेन कर सकता है। वो स्किल्स मेन्यू देखने से बचता है ताकि माना शेपिंग या स्पेल चांटिंग का टेम्पटेशन ना आए। फिलहाल अननोन अंडरग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर करना है। सीलिंग लगभग 60 से 70 मीटर हाई दिखती है और वो इतना ऊपर क्लाइम नहीं करेगा, क्योंकि स्लिप हुआ तो सीधी मौत है। +4 विजन के बाद भी वॉल का एंड साफ नहीं दिखता। इंसानों जैसी आईज नहीं, बल्कि कॉम्पाउंड आईज हैं। मतलब एक जगह फोकस नहीं, बल्कि कई डायरेक्शंस में एक साथ देखता है, पर डिटेल कम है। ये याद कर उसे विजन में इन्वेस्ट करने का डिसीजन सही लगता है और वो म्यूटेशन +5 तक बढ़ाता है। वो गैंडल्फ से हिंट मांगता है कि एक्सट्रीम म्यूटेशन पर क्या होगा, पर कोई जवाब नहीं आता, जैसे सिर्फ शोल्डर श्रग मिला हो। अनफेमिलियर एरिया में थोड़ी एडवाइस काम आती, पर कुछ नहीं मिलता। उसके सामने का सीन एलियन प्लैनेट जैसा है और कंफर्म करता है कि वो दूसरी दुनिया में है। उसका एडवेंचरस नेचर जागता है और वो ग्रासलैंड्स में फ्रीली घूमता है। बच्चे की तरह हर चीज फॉलो करता है। एक मशरूम देखकर बाइट करता है, पर तुरंत थूक देता है। सिर्फ माउथ में डालने से ही एचपी कम हो जाती है और बाइट मार्क से एसिडिक एसैप निकलता है। उसे समझ आता है कि यहाँ रैंडम चीजें छूना या काटना खतरनाक है, इसलिए वो नोट बना लेता है कि ऐसा नहीं करेगा। क्रेटर से दूर जाकर हाइडिंग स्पॉट खोदना बेहतर होगा, ताकि सोल्जर्स आए तो छिप सके। वो सोचता है यहाँ और क्रीचर्स हैं या नहीं, तभी उसकी शांति टूटती है। सीलिंग से बर्ड मॉन्स्टर्स उतरते हैं और क्लॉ सेंटिपीड्स को उठा ले जाते हैं। जो ऊपर केव में टफ थे, यहाँ सिर्फ न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं।
एंथनी देखता है कि जिस एनिमी से वो डरता था वो गमी वर्म की तरह उठाया गया, जिस पर वो मशरूम कैप्स के नीचे छिप जाता है और मानता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसे लगा अपग्रेडेड स्किल्स और मॉन्स्टर कोर के बाद वो टॉप डॉग है और बिना डर एक्सप्लोर करेगा, पर ऐसा नहीं है। इतना बड़ा सेंटीपीड आसानी से पकड़ा गया तो छोटी एंट फूड चेन के नीचे होगी। यहाँ फेमिलियर क्रीचर्स के इवॉल्व फॉर्म्स रहते हैं और उसके पास कॉलोनी भी नहीं। अगर वो मैच्योर वर्कर एंट इवॉल्व करता तो 3 मीटर लंबा और 2 फुट मोटा होता, पर अब चॉइस के साथ जीना है। उसने सोचा था स्टील्थ और सेंसेस से सरवाइव करेगा। इनविजिबिलिटी एक्टिव रखकर वो स्ट्रेंज ट्रीज और फंजी स्टडी करता है जिनके फ्लेसी लीव्स सनलाइट के बिना ग्रो होते हैं। जब तक श्योर नहीं कि ये एंट ट्रैप्स नहीं है वो टच नहीं करता। तबीयत दूर डिस्टर्बेंस होता है और इस बार वो छिपता नहीं बल्कि इंटेल गदर करने निकलता है। पैंथर की तरह लो पोस्चर में फॉरेस्ट क्रॉस करता है। आईज और एंटेना मिलकर लोकेशन पिन पॉइंट करते हैं। एडवांस्ड स्टील्थ यूज करते करते लेवल अप हो जाता है। एडवांस्ड स्किल्स को अपग्रेड में ज्यादा यूज चाहिए, पर टाइमिंग परफेक्ट है। आगे उसे वही मिलता है जो वो ढूंढ रहा था, एक क्रॉक बीस्ट, और वो भी हेविली इंजर्ड। अच्छा है ये इवॉल्वड नहीं और बॉडी की मैसिव वूंड एनर्जी ड्रेन कर रही है। उसे देखते ही एंथनी डर जाता है क्योंकि रीइंकार्नेशन के बाद पहला मॉन्स्टर यही था जिसने एक एंट को जिंदा खाया था और वो मेमोरी ट्रॉमेटाइजिंग थी। फिर भी मौका गोल्डन है। आसपास कोई क्रीचर नहीं और क्रॉक धीरे फेड हो रहा है। वो डर छोड़कर बोनस बायोमास लेने का फैसला करता है। फोलिज से जंप करके माइड एयर बॉडी घुमाता है और एम लगाकर ओपन वूंड पर एसिड शॉट मारता है जो वीक स्पॉट है। क्रॉक बीस्ट दर्द से स्नाल्स करता है क्योंकि कोरोसिव एसिड उसके घाव में फैलता है। ज्यादातर एसिड वूंड के अंदर घुसकर उसके अंदरूनी हिस्से जला देता है। नेचुरली वो फ्यूरियस हो जाता है कि एक छोटी एंट उसकी कमजोरी का फायदा उठा रही है। बिना रुके एंथनी दूसरा शॉट मारता है और एसिड सीधा हेड ऑन फेंकता है, जिससे क्रॉक मजबूर होकर उसका एसिड निगल लेता है और उसका माउथ, टंग और थ्रोट करोड हो जाते हैं। वो सोचता है अगर ये मॉन्स्टर्स ऐसे ही माउथ खोलते रहे तो ये उसका सिग्नेचर मूव बन जाएगा। शायद नाम रखे एंटनी माउथ शॉट। फिर उसे खुद ठंड लगती है और रियलाइज करता है कि नाम गंदे तरीके से समझा जा सकता है। अब क्रॉक रेकलेस होकर ट्रैश और ग्राउल करता है, दर्द रोकने की कोशिश करता है। आज क्लियरली उसका वर्स्ट डे है। पहले डेडली फाइट सरवाइव किया और अब एक इंसेक्ट से ट्रोल हो रहा है। एंटनी को लगता है 2 शॉट्स काफी होंगे, पर वो उम्मीद से ज्यादा रेजिलिएंट निकलता है। क्रॉक 4 पैरों पर झुककर अनहिंज्ड बीस्ट की तरह उसका पीछा करता है। ये डेस्परेट डैश ब्रूटल है और स्पीड में एंटनी डिसएडवांटेज में है। पास आते ही क्रॉक शार्प क्लॉ से स्लैश करता है। वो मुश्किल से क्लमजी जंप से बचता है। लग जाता तो सीधा खत्म था। खुद को काम रखकर एंथनी आखिरी बार नाइटमेयर ओपोनेंट के खिलाफ स्टैंड लेने का सोचता है। पीछे मुड़ा होने और परफेक्ट एंगल मिलने पर वो एक और एसिड शॉट मारता है, पर क्रॉक उसके मूव को प्रिडिक्ट करके स्प्लैश जोन से हट जाता है। दिखने में ब्रूट, पर वो स्मार्टर है और लगातार मर्डरस इंटेंट से अटैक करता रहता है। हर क्लॉ स्ट्राइक खतरनाक करीब से गुजरती है। एक भी हिट हुआ तो गेम ओवर। बार बार लेफ्ट राइट गेस नहीं कर सकता, इसलिए वो भागने की जगह सीधे रेप्टाइल की तरफ दौड़ता है। गिरती क्लॉ उसकी एक एंटेना काट देती है। दर्द से नौजिया आता है, पर वो पीछे नहीं हटता। अब उसे सब दांव पर लगाना है। पूरी डेस्परेशन से वो मैंडिबल से क्रॉक की लेफ्ट लेग पर जोरदार बाइट करता है ताकि बैलेंस बिगड़े। टफ स्केल्स काटते ही बाइट स्किल लेवल 5 हो जाता है और क्रशिंग बाइट अपग्रेड पाथ खुलता है। वो तुरंत कंफर्म कर देता है। पहला बाइट स्केल्स बेयरली तोड़ता है, पर दूसरा क्रंच साउंड के साथ कोल्ड ब्लड निकाल देता है। वो पकड़ बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉक की टेल उसे जोर से मारती है। वो पास के रॉक से टकराता है और इम्पैक्ट उसकी रूह तक हिला देता है।